बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लिवर का काम होता है बाइल प्रोड्यूस करना। बाइल जो है राइट पैटी डक्ट, लेफ्ट पैटी डक्ट, कॉमन पैटी डक्ट में आती है। कुछ पोर्शन गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जब हम खाना खाते हैं तो सिस्टी डक्ट के थ्रू सीबीडी में आके गट के अंदर आ जाती है। सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ब्लोवेटर के थ्रू ये ड्रेन होती है। ठीक है। सिस्टी डक्ट और कॉमन पैटी डक्ट मिलकर सीबीडी बनाते हैं। और इधर से यहाँ पे हमारा पेंक्रियास पड़ा होता है। पेंक्रियास की सिक्रीशंस पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू मिलके आपकी यहाँ पे सीबीडी में के साथ एम्पुलर वाटर पे ड्रेन होती है। ठीक है। अच्छा, फर्ज किया कि ना पेशेंट जो है ना उसका जो चूंकि फर्ज किया एक नमक वाला पानी है, आप उसको किसी जगह पे रखें कुछ देर के लिए तो क्या होगा? नमक नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। वो जो बर्तन रहता है उसकी साइडों पे लगना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो बाइल होती है उसके अंदर जो बाइल साल्स होते हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे स्टोन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। जब स्टोन जो है उसका साइज बड़ा हो जाए, स्टोन के ऊपर लेयर्स चढ़ती चली जाती हैं। ठीक है। तो जब साइज उसका बड़ा हो जाए, अगर वो इस जगह पे आके फंसेगा तो कोलिसिस्टाइटिस करवाए। ठीक है। अगर स्टोन छोटा है और वो निकल गया है, जब निकलते हुए यहाँ से गुजरेगा ना, स्टोन इज लाइक अ रोड़ा, लाइक ए पत्थर, वो साइडों से खुरचता हुआ जाएगा। तो पेशेंट को पेन होती है। मरीज कहता है जब मैं खाना खाता हूँ तो मुझे ना खाना खाने के बाद पेन होती है। क्यों? क्योंकि उस खाने को हजम करने के लिए ऊपर से बाइल नहीं आना था। तो बाइल के साथ कुछ हल्की फुल्की सी कंक्रीशन, छोटी छोटी रेत रेत सी जो है वो निकल के यहाँ से ऐसे गुजरती है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बड़ा स्टोन यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, सीबीडी में आके फंस गया, और उसका क्या नुकसान होगा कि ऊपर बाइल जितनी आ रही है वो नीचे से आके पास नहीं हो पाए। तो बाइल के अंदर बिलिरुबिन भी होता है। तो बिलिरुबिन जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है। तो स्टोन का इस जगह पे फंसना इस कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इस जगह फंसे तो गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम होगा, कोलिंजाइटिस कोलिसिस्टाइटिस कहलाएगा। और जब स्टोन इस जगह पे फंसेगा तो साथ अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के इन्फेक्शन भी हो जाए साथ, क्योंकि जब भी बाइल स्टे करेगा इन्फेक्शन होगा। जब भी कोई चीज जगह किसी जगह पे, जैसे पानी एक जगह पड़ा रहे तो क्या होता है? गंदा हो जाता है, बू आना शुरू हो जाती है उससे। तो किसी भी डक्ट का डक्ट जब बंद होती है तो उसके पीछे जो ऑर्गन होता है वो इन्फ्लेम होना शुरू हो जाता है, फूलना शुरू हो जाता है, और वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो सीबीडी में स्टोन हो और पीछे वाला सिस्टम इन्फेक्ट होना शुरू हो जाए, इन्फ्लेम हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको कहते हैं कोलेंजाइटिस। तीसरा कोलेंजाइटिस। तो पेशेंट को फीवर होना शुरू हो जाएगा। कैसे पता चलेगा आप लोग को? जॉन्डिस है, फीवर है, पेन है, जो ट्राइएड है कोलेंजाइटिस की, तो कहते हैं शार्कोट ट्राइएड। ठीक है। अच्छा, यही वाला स्टोन अगर आके पेंक्रियाज के मुंह पे लग जाए तो क्या होगा? पेंक्रियाज की सिक्रेशन नहीं आएंगी। पेंक्रियाज की सिक्रेशन नहीं आई तो पेंक्रियाज फूलना शुरू हो जाएगा। तो पेंक्रियाटाइटिस। इस वजह से जो गाल स्टोन है पेंक्रियाटाइटिस की सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। हमें लगी। तो स्टोन की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टोन ने क्या नुकसान पहुंचाया। पॉलीसिस्टाइटिस करवाया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करवाया, पेंक्रियाटाइटिस करवाया। ठीक है। पेंक्रियाटाइटिस का सिनेरियो आप लोगों को आएगा, पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन है जो बैक को रेडिएट करती है। पेशेंट को हम लोग हाथ लगाते हैं तो एपिगैस्ट्रियम पे हाथ लगाने पे दर्द है। हाथ लगाने पे दर्द उसको कहते हैं एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस। हाथ लगाने पे दर्द को कहते हैं टेंडरनेस। मरीज खुद कहता है मुझे दर्द है तो वो सिम्टम है। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि पेशेंट को बिलिरुबिन रेज होगी, कंजुगेटेड बिलिरुबिन रेज होती है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि लिवर जो होता है वो बिलिरुबिन को कंजुगेट कर चुका होता है। ठीक है। अच्छा, तो कोलिसिस्टाइटिस में पेशेंट सिनेरियो आएगा कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिया पेन है, हाथ लगाने से वहां पे पेशेंट को पेन होती है। मर्फी साइन पॉजिटिव होता है। मर्फी साइन क्या होता है? हम हाथ लगाते हैं, दबाते हैं तो एकदम सांस रुक जाता है पेशेंट का। ठीक है। तो ये कोलिसिस्टाइटिस, कोलिंजाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, पेंक्रियाटाइटिस। ठीक है। अच्छा, कई दफा ऐसे होता है कि इसके अंदर जो स्टोन है ना वो इतना बड़ा होता है कि वो गट के साथ मिलके जो सीधा गट के साथ ही अपना राब्ता बना लेता है। गट के अंदर राब्ता अपना बना लेता है, तो उस दरमियान फिस्टुला डेवलप हो जाता है।
ठीक है, साइनस डेवलप हो जाती है। वो क्या होता है कि अगर ये वाला स्टोन अगर इतना बड़ा हो कि जाके किसी गट के अंदर फंस जाए जाके, तो गैस्ट्रोनालिसिस भी हो सकता है। अब ये स्टोन की कॉम्प्लिकेशंस है। ज्यादातर स्टोन्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब वो नुकसान पहुंचाने पर, तो ये वाले नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है। तो ज्यादा असर तक स्टोन पड़े रहे तो चूंकि क्रोनिक इरिटेशन कैन लीड टू malignancy, तो बड़ा लंबा अर्सा स्टोन पड़ा रहे तो malignancy में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो गास्ट्रोइलेस का होना, कोलिसिस्टाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, कोलिंजाइटिस। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, गास्ट्रोन की कॉम्प्लिकेशन। ये सिम्टोमेटिक भी तो होते हैं। ज्यादातर ये सिम्टमेटिक होते हैं। हम लोग 100 लोग बैठे हैं कमरे के अंदर, तो 100 में से अगर 100 का अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो हो सकता है 20 लोगों को स्टोन निकल आए और वो कुछ नहीं कह रहे। स्पेशली अबव 35 ईयर्स ऑफ एज जिनकी है उनमें। फीमेल्स में जरा ज्यादा होता है स्टोन का बनना। वो फीमेल्स के अंदर क्योंकि ज्यादातर स्टोन जो होते हैं ना कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं। तो मैं इसको तो पता बोलते उर्दू में इसको पिता बोलते हैं। हैं। तो क्या मैं बात गाल गाल बैठ ओके। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा सा पीडीएफ शेयर किया है, कि मैंने इसको पीडीएफ को खोलूँ अपने ब्राउजर पे। नेक्स्ट डिजाइनर से नेक्स्ट ओके। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि डेफिनेटली आप लोगों के एग्जाम में आएगा, वो है शॉक। ठीक है, शॉक का क्या मतलब है कि बॉडी जो है उसके अंदर ब्लड प्रेशर इतना नहीं है। हमें जिंदा रहने के लिए क्या चीज़ चाहिए, खून चाहिए। खून के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब खून ही नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर का कम होना, इतना कम होना कि पेशेंट को वहां तक चीजें ना पहुंच सकें, न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन ना पहुंच सकें, जिसका शॉक। ठीक है। होता क्या है कि टिश्यू तक ब्लड नहीं जाता, उसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन कम होती है। ऑक्सीजन जब कम होती है तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ऑक्सीजन की बजाय एनरोबिक पे शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन के बगैर शुरू हो जाता है। उसके नतीजे में क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एटीपी वहां पे खत्म हो जाती है। एटीपी हमारी सेल्फ की करेंसी है। ठीक है। सेल्फ पंप फेलियर होता है, सेल फूलना शुरू हो जाते हैं। फूलने के बाद वहां पे एंजाइम रिलीज होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, और सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है। सेल टूट जाते हैं, अंदर से उनके कंपोनेंट्स बाहर निकल जाते हैं। जब वो एरिया डैमेज हो जाता है तो पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला जाता है। ठीक है। अच्छा, 4 मेन टाइप्स हैं। हाइपोवोलेमिक सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट इज हाइपोवोलेमिक। वॉल्यूम का कम हो जाना किसी भी वजह से। सर्जरी का टॉपिक पढ़ने तो सर्जरी में मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट काज इज हेमरेज। फायर आर्म इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, टांग कटी है, छुरी लगी है। ठीक है। फ्रैक्चर हुआ है, पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है, अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है। फ्रैक्चर हुआ है, उसने हड्डी ने साथ वाली आर्टरी को तोड़ दिया। आर्टरी कटेगी, ब्लीडिंग होगी, कुछ निकलने के बाद ब्लीड होगा, हेमरेज। ठीक है। तो बॉडी के अंदर 3 जगह ऐसी हैं जहां पे हेमरेज इतना ज्यादा हो सकता है कि पेशेंट शॉक में चला जाए। एक हमारी थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी, और चौथा थाइज में भी कहते होते हैं कि थाइज के अंदर भी इतना ब्लड लॉस हो सकता है कि पेशेंट शॉक में चला जाए। ठीक है। अच्छा, आपको अगर क्वेश्चन आता है ना कि पेशेंट है, उसको ट्रॉमा हुआ है, सर पे चोट लगी है, और सर पे चोट लगने के बाद वो शॉक में चला गया है, तो क्या उसका जो शॉक है वो हाइपोवोलेमिक होगा? कम अमकान आता है। अब जब उसका एक्सीडेंट हुआ है, सिर्फ उसका हेड इंजरी तो नहीं ना हुई होगी, तो सर के अंदर ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट शॉक में कम जाता है। देखो, ब्रेन इज ए क्लोज कैविटी, यहाँ पे स्कल क्लोज कैविटी है, वहां पे इतनी ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती कि पेशेंट शॉक में चला जाए। वो थोड़ा सा भी ब्लड वहां पे इकट्ठा होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्रेन स्टेम कंप्रेस होता है, सांस रुक जाता है। ठीक है। तो आपको शॉक के लिए ढूंढने हमेशा, जब भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो, आपने हाइपोवोलीमिया नंबर 1 काज पे रखना है। ठीक है। हमारे टीचर कहते होते थे कि जो बंदा शौक के पेशेंट को भाग के जाके फ्लू लगा देता है वो उस बंदे से बहुत बेहतर है जो क्लास में टॉपर रहा है और बैठ के कुछ भी नहीं खा रहा।
और सिर्फ शॉक की टाइप्स जेन में दोहरा आ रहा है बस। ठीक है, तो जब शॉक का वर्ड आए तो इमरजेंसी है, फौरन उस पेशेंट को ट्रीट होना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन काज इज हाइपोवोलेमिक। तो ब्लीडिंग हो गया, बर्न्स हो गया। बर्न्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब स्किन हो लॉस हो जाएगी तो अन्य व फ्लूइड लॉस होगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, खाना पीना ना खाया हो, सबके साथ क्या हो सकता है पेशेंट को? हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, इसके अंदर पेशेंट का प्री लोड कम होता है। प्री लोड क्या चीज़ होती है? कि हार्ट तक ब्लड कम आ रहा है। जब हार्ट तक ब्लड कम आएगा तो हार्ट में से ब्लड निकलेगा भी बाहर थोड़ा। पेरिफेरीज कोल्ड होती हैं लेकिन सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। ये तीनों क्वेश्चन इम्तिहान में आते होते हैं, ये फिजियोलॉजी का सवाल है। ठीक है, फिर आती है सेकेंड टाइप इज कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक से क्या मुराद है? कि आप दिल तक खून तो आ रहा है लेकिन दिल में इतनी ताकत ही नहीं है कोई इतने जोर से धड़के कि ब्लड पूरा पहुंच सके। तो दिल कमजोर हो गया किसी भी वजह से। वो कमजोरी किस किस वजह से हो सकती है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोपैथी और अरिथमियास, दिल बेतरतीबी से धड़कना। मायोकार्डिटिस हो सकता है, वेलवुलर हार्ट डिजीज हो सकती है, इनके अलावा जो बातें मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कार्डियोजेनिक शॉक, दिल आपका कमजोर हुआ हुआ है। ठीक है, हार्ट फेलियर की वजह से। ये सारी चीजें क्या करवाती हैं? हार्ट फेलियर। इसके अंदर क्या होगा? प्री लोड इंक्रीज होगा, सर इसमें कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा और सिस्टमिक वेस्कुलर इसके अंदर भी इंक्रीज होगी। बिल्कुल से लोग कैसे निकलेगा? क्योंकि हार्ट तक ब्लड तो पूरा पहुंच रहा है, सप्लाई आगे निकाल, सप्लाई आगे निकाल। दिल इतना कमजोर है कि वो आगे पंप नहीं कर पाता। कम नहीं कर पाता तो पीछे की तरफ ज्यादा फेंकता है। पीछे की तरफ फेंकेगा तो लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा तो पुनः डिमा होगा। तो इसमें प्री लोड ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक से क्या मुराद है? कि आपकी जो वेन्स हैं उनमें अल्लाह ताला ने एक सलाहियत रखी हुई है, उनके अंदर उनके में फूलने की सलाहियत है। जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा हमारे हाथ की जो ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट हुई होती हैं, समझ गया नहीं? सर्दियों में ये ब्लड वेसल्स कम नजर आती हैं, गर्मियों में ज्यादा नजर आती हैं। ठीक है, तो वो हमारे टांग के अंदर वेन्स खुल खुल जाती हैं। अगर पेशेंट को कोई ऐसा मसला हो जिसमें वेजो डायलेशन हो पूरी बॉडी के अंदर, आर्टरीज में भी ब्लड जमा हो गया, वेन्स के अंदर ब्लड जमा हो गया, लाइक सेप्सिस में पेशेंट चला गया। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है ब्लड में जाता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, एंटीबॉडीज लीड्स टू वेजो डायलेशन। ठीक है, एनाफिलैक्सिस, पेशेंट को किसी चीज ने डंग मार दिया है, किसी दवाई का रिएक्शन हो गया है, कोई कंट्रास्ट का रिएक्शन हो गया है। ठीक है, और न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, सबके अंदर क्या होगा? कि इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। बॉडी के अंदर फ्लूइड तो है लेकिन वो फैला हुआ है, वो हार्ट तक पहुंच नहीं रहा। इस वजह से यहाँ पे प्रीलोड डिक्रीज होगा। कार्डिक आउटपुट नॉर्मल भी हो सकती है, थोड़ी सी इंक्रीज भी हो सकती है, और सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। ये वाहद शौक है जिसके अंदर एसवीआर डिक्रीज्ड है। क्यों? क्योंकि वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या है? कि सारी ब्लड वेसल्स डायलेटेड हुई है, पहले डायलेटेड है। तो ये वाहद शौक है जिसके अंदर एसवीआर डिक्रीज्ड है, बाकी सबके अंदर एसवीआर इंक्रीज होती है। ठीक है, क्यों इंक्रीज होती है? कि बॉडी कोशिश कर रही होती है कि जो पेरिफेरीज का ब्लड है वो उठा के दिल को दिया जाए, तो दिल आगे पहुंचाए। ठीक है, अच्छा, फिर एक टाइप इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। दिल तक खून पहुंच तो रहा है लेकिन वो आगे जा नहीं पा रहा। मिल गया नहीं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डियक टेम्पोनाट और टेंशन थिन निमोथोरेक्स। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगा? कि हमारा जो राइट हार्ट है, अब राइट हार्ट से लंग्स की तरफ खून जाना है, और यहाँ पे क्लॉट पड़ा हुआ है। होगा क्या? क्रॉस क्लॉट की वजह से खून आगे जाएगा नहीं, तो लंग से वापस भी नहीं आएगा। जब लंग से वापस नहीं आएगा तो क्या होगा? हाइपोटेंशन में पेशेंट जाएगा। ठीक है, टेम्पोनाट में क्या होता है? कि ये हार्ट है, इसके अराउंड पेरिकार्डियम है, इसके अंदर फ्लूइड बढ़ता चला जा रहा है। ये फ्लूइड क्या करेगा? इस जो कैविटी है, इस कैविटी को कंप्रेस करना शुरू कर देगा। जो कंप्रेस करेगा तो इसके अंदर खून थोड़ा समाएगा, जब खून थोड़ा आएगा निकलेगा भी कम। ठीक है, इस तरह निमोथोरेक्स है। निमोथोरेक्स क्या काम करता है? कि वो अगर ये हार्ट के अराउंड लंग्स है, यहाँ पे एयर आ गई है, इस एयर ने क्या किया? इसको दबाना शुरू कर दिया हार्ट को। वो भी इसी तरह टेम्पोराट की तरह काम करेगा।
ठीक है, तो ये शॉक की जो चार टाइप्स हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। इनमें से कम दो सवाल आप लोगों को आएंगे। ठीक है। अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं सिंपैथेटिक फ्लो के तहत कंस्ट्रिक्ट करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक में डायलेट करती हैं। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम लॉस हो जाए फिर क्या होगा कि हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्लड वेसल में ब्लड ज्यादा रहेगा, इसको कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है। लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, वार्म स्किन, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर ये चीजें होती हैं। ठीक है। शॉक के नुक्स में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं? पेशेंट का हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, स्किन जो होती है कोल्ड होती है, यानी कि ठंडी हो जाती है। आपने देखा ना, ठंडा पिया हो या वोमिटिंग हो, डायरिया हो, हाइपोटेंशन हो, ब्लड प्रेशर कम होगा, स्किन कोल्ड होती है। लेकिन कुछ कंडीशंस में हॉट भी होती है। वो कौन सी कंडीशन है? सेप्सिस। सेप्सिस में और जो है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, उसके इनके अंदर स्किन स्किन वार्म भी हो सकती है जिसमें एसपीआर इंक्रीज है। ठीक है। सॉरी, एसपीआर डिक्रीज है। अच्छा, जब किडनीज तक ब्लड नहीं जाएगा तो यूरिन आउटपुट को क्या होगा? डिक्रीज होगा। लिख लो। फिर भाग के देखो। हाँ। जब यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, यानी किडनी तक ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा? किडनी कोशिश करेगा पूरा जितना मैं उसको रोक सकूं रोकूं। जिस तरह हम लोग गर्मियों में पानी कम पीते हैं तो यूरिन कैसा होता है? थोड़ा होता है। थोड़ा सा क्यों होता है? कि पानी। किडनी सारा उसको रिटेन कर रहा होता है। हम्म। किडनी सारा उसको रिटेन कर रहा होता है। ठीक है। तो शॉक के अंदर को दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड करते होते हैं, कंपनसेटेड, डीकंपनसेटेड। कंपनसेटेड से क्या मुराद है कि बॉडी अपनी पूरी कोशिश कर रही है उसको मैनेज करने की, उसको मैनेज करने की। अच्छा जी। बड़े दिनों के बाद बस। ठीक है। अच्छा, डीकंपनसेटेड शॉक के अंदर क्या होगा कि पेशेंट जो है वो उसका ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, स्किन ब्लू होना शुरू हो जाएगी, और यूरिन आउटपुट मार्करली डिक्रीज हो जाएगा। हम लोगों को यूरिन आउटपुट के अंदर नजर रखनी होती है कि अगर यूरिन आउटपुट कम हो रहा है इसका मतलब है कि अब पेशेंट जो है वो कंपनसेटेड डीकंपनसेटेड में जा रहा है। तो पहले बॉडी कोशिश कर रही है उस शॉक को मैनेज करने की, अपने अंदर चेंजेस ला के। तो शॉक शुरू में कंपनसेटेड होता है, बाद में क्या हो जाता है? डीकंपनसेटेड। डीकंपनसेटेड कैसे हम पता चलता है? हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया, ब्लड हार्ट रेट जो है वो 150 से ऊपर आपकी पल्स चली गई। ठीक है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, पेशेंट की स्किन जो है ब्लू होना शुरू हो गई, CO2 जमा होना शुरू हो गई, ठीक, और यूरिन आउटपुट मार्करली रिड्यूस हो गया। ये सारी कंडीशन क्या चीज शो करती है? डीकंपोजिशन शॉक को। ठीक है। अच्छा, जब जैसे मैंने कहा था कि जो कि मेटाबॉलिज्म किसी पे शिफ्ट हो जाता है, एनारोबिक पे, तो बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो बाज़ का हम लोग लैक्टिक एसिड का लेवल करवा रहे होते हैं ये देखने के लिए कि शॉक जो है वो पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से तो नहीं है। ठीक है। अच्छा जी। शुगर में इजाफा भी हो सकता है और शुगर कम भी हो सकती है पेशेंट्स के अंदर। इजाफा क्यों होता है बताओ? जब शॉक में पेशेंट जा रहा होता है स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। स्ट्रेस हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? कार्टिसोल वगैरह। कोर्टिसोल, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन। एप्रिल ना रखना। ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं क्या करवाते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं। तो शुरू में शुगर ज्यादा होती है पेशेंट, लेकिन लेट स्टेज पे जाके कम भी हो सकती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जब वॉल्यूम कम होगा, एड्रिनल्स तक सप्लाई कम जाएगी, एड्रिनल ग्लैंड ने स्टेरॉइड निकालने तो वो नहीं निकाल। ठीक है। कंपनसेटेड, डिकम्पनसेटेड और इरिवर्सिबल, इससे अगली स्टेज होती है इरिवर्सिबल स्टेज। यहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं? पेशेंट को मैनेज करेंगे, फ्लूइड देंगे, उसका ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करवाएंगे, उसको हम लोग आइनोट्रोप्स देंगे तो पेशेंट बेहतर हो जाता है। लेकिन वो ना करें तो फिर इरिवर्सिबल हो जाता है। इरिवर्सिबल होने से क्या मुराद है? जो सेल्स डैमेज होने थे वो होना शुरू हो गए हमें। जो ऊपर अभी हमने सीक्वेंस पढ़ी थी ना। ठीक है। अच्छा, शॉक की वजह से होगा क्या? किडनीज के अंदर रीनल फेलियर होगा,
स्पेशली एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगी। लंग्स में एआरडीएस होगा। लिवर के अंदर ब्लड सप्लाई ना जाने की वजह से इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया हेपेटाइटिस होगा। गट के अंदर सेल्स जो है वो डैमेज होने की वजह से फ्लूइड बाहर निकलेगा। गट की मोटिलिटी डिक्रीज होगी, आईएलएस पे पेशेंट जाएगा। हार्ट तक ब्लड कम जाने की वजह से क्या होगा, माइक्रोडायन इन्फार्क्शन होगा। वो पेशेंट डीआईसी में जा सकता है। तो जब इतने सेल्स डैमेज हो रहे हों, हाइपोक्सिया चल रहा हो, तो एक चेन ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाता है, पेशेंट डीआईसी में जा सकता है। ठीक है। हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं स्वेरिटी को, लैक्टेट लेवल करवा के, टेस्ट डेफिसिट निकाल के, और एक सोफा स्कोर होता है। ये आप लोगों को स्टेज पे करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ इतना याद रखो कि शॉक को ये सारे डैमेज करने से पहले रोक रहे हैं हमने। ये ऑर्गन्स इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, इसको हम कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। ये होता है मल्टी ऑर्गन फेलियर। किडनी भी डैमेज हो रहा है, लिवर भी, गट भी, हार्ट भी, लंग्स भी, और पेशेंट का सेंसोरी में बेहोश होना शुरू हो जाता है। ठीक है। मैनेज कैसे करते हैं? सबसे पहले हम पेशेंट को क्या करेंगे, उसको क्रिस्टलाइट्स देंगे। अब फ्लूइड्स ना दो तरह के होते हैं, होते हैं कोलाइड्स, होते हैं क्रिस्टलाइट्स। क्रिस्टलाइट कौन से होते हैं, जिनके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है। ठीक है। बाइकार्बोनेट होता है, और ये डेक्सट्रोज होता है। ये सारे क्या हैं, ये क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करते हैं। तो क्रिस्टलाइट्स, ये सर हमारा नॉर्मल साइन हो गया, रिंगल लैक्टेट हो गया, डेक्सट्रोज वाटर हो गया, ये क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है। और कोलाइट्स क्या होते हैं, पिमेक्सिल, डेक्सट्रॉन, ठीक है, और एल्ब्यूमिन। ये हैं इन, और ब्लड, इनको हम कहते हैं कोलाइट्स। क्या चीज, एफ एफ पी भी। ठीक है। तो इनको हम कहते हैं कोलाइट्स। तो क्रिस्टलाइट्स और कोलाइट्स का फर्क आप लोगों को बताना चाहिए। तो पेशेंट को इमिडिएटली बोलस देंगे सेलाइन का या गलैक्टेट का, अबाउट 30 ml/kg। और पेशेंट 70 kg का है, तो 2 लीटर का बोलस देंगे उसको, 2100 ml। ठीक है, 7 की 2100 हो। हमारा टारगेट, हाँ, पेशेंट की दो तरफ आईवी लाइन लगाएंगे, वाइट बोर निडल यूज करेंगे, और उसको फ्लू स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है। पेशेंट शॉक के अंदर हो ना, तो फिर क्या होता है, हम लोग खुद भाग के काम कर रहे होते हैं। एक बंदा आईवी लाइन ले रहा होता है, दूसरी स्टाफ दूसरी लाइन पे आईवी लाइन ले रही होती है, एक और डॉक्टर भाग के जाता है, खुद फ्लूइड पकड़ के लेके आता है, अटैच करता है उसको। तो आपने रैपिडली चलना होता है। हमारा टारगेट क्या होता है कि हमने जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो 65 से ऊपर रखना है, और यूरिन आउटपुट को हम लोगों ने 0.5 ml से ऊपर रखना है, 0.5 ml/kg/h। इनको हम फोलिज डाल देते हैं पेशेंट्स को। ठीक है। किन कंडीशंस के अंदर हम लोगों को ब्लड कंपोनेंट्स देने चाहिए? अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेस देन अराउंड 7 है, तो ब्लड लगाना चाहिए, स्पेशली आरबीसी कंसेंट्रेट। प्लेट काउंट 50,000 से कम है तो प्लेटलेट लगाना चाहिए। अगर आईएनआर डी रेंज है तो एफएफपी लगाना सर चाहिए। इन प्लैनेट्स को बढ़ाने के लिए कौन सी चीज यूज करता है? को एमएनएससी में बढ़ाने के लिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन यूज की जाती है। जैसे पपाया जूस वगैरह वो भी वो क्रोनिक में है ना। अब एक पपाया जूस पिला पिला के आप उसी वक्त प्लेटलेट, वो तो ब्लड में जाएगा, बोन मैरो को में कुछ फंक्शन करेगा इसमें। डायबिटीज में है तो। वो तो रेमेडी है, सिंपल। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ लग गई। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं अभी तक, जो भी मैंने अभी बोला है ना, इस पे से लाजमी तौर पे आपसे आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटलेट कब लगाएंगे, एफएफपीस कब देंगे, मीन आर्टरी प्रेशर टारगेट कितना होना चाहिए, यूरिन आउटपुट टारगेट कितना होना चाहिए, सारे एमसीक्यूज की फॉर्म में चीज़ें आएंगी। ठीक है। और ये ऊपर मैंने आपको सारा बताया, शॉक्स की जो टाइप है, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, सबका एक पता होना चाहिए कि कौन सी पैथोलॉजी है, कौन सा वाला शॉक करवाती है। ठीक सर है। ये न्यूरोजेनिक और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या फर्क है? तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स के जो पेरिफेरीज में ब्लड है वो फैला हुआ है। पसीना ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूरोजेनिक बेसिकली एक ही ये स्पेशल टाइप ऑफ शॉक है बेसिकली। इसमें सिंपैथेटिक टोन लॉस हुई है।
जबकि इसके अंदर अंडरलाइंग इन्फेक्शन भी है, एलर्जिक रिएक्शन भी है। तो न्यूरोजेनिक शॉक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव की एक टाइप है। इसमें न्यूरोजेनिक सेप्सिस नहीं होगा। न्यूरोजेनिक सेप्सिस से हटके, हम्म। ठीक है। अगर सेप्सिस की डिस्ट्रीब्यूटिव के तीन कॉजेज है ना, तो न्यूरोजेनिक अलहदा से भी एक कैटेगरी के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है। सेप्स के ऊपर तीन में होता है। सेप्सिस क्या फर्क है? एक टर्म होती है जो कहते हैं SIRS, सिस्टेमिक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? वाइटल्स होते हैं, पल्स होती है, टेम्परेचर होता है, रेस्पिरेटरी रेट होता है, और क्या कहते हैं उसको, सॉरी रेस्पिरेटरी रेट कह रहा हूँ, ब्लड प्रेशर होता है, और पेशेंट का TLC काउंट होता है। ठीक है। पल्स का इंक्रीज होना, टेम्परेचर का कम या ज़्यादा होना, आपके ब्लड प्रेशर का डिक्रीज होना, और TLC का ग्रेटर देन 4 या लेस देन 4 या ग्रेटर देन 11,000 होना। ये चार चीज़ें होती हैं। चार में से दो चीज़ें मौजूद होना एट ए टाइम, उसको कहते हैं सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। SIRS बैक्टीरिया की मौजूदगी में हो तो कहते हैं बैक्टीरिया। अब SIRS के पेशेंट के अंदर बैक्टीरिया सिंपल, बैक्टीरिया इन द ब्लड, बैक्टीरिया इन द ब्लड। अब बैक्टीरिया ने ये वाले काम करने शुरू कर दिए हैं, तो पेशेंट को क्या कहलाएगा? सेप्सिस। हाँ, तो क्या है, जब बैक्टीरिया ब्लड में होता है इन्फेक्शन चालू करता है उसे बैक्टीरिया में करता है। अगर यही बैक्टीरिया का ब्लड में होता है कोई ऑर्गन डैमेज करता है तो उस सेप्सिस कहते हैं। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ ना। बैक्टीरिया सिर्फ ब्लड में मौजूद है तो बैक्टीरिया कहलाएगा। बैक्टीरिया ने ये वाले काम शुरू कर दिए हैं। आपकी पल्स रैपिड हो गई है, ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो गया है, जिसका सेप्सिस। ठीक है। अब सेप्सिस इतनी ज़्यादा सीवियर हुई है कि पेशेंट को मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा रहा है पेशेंट, उसको कहते हैं वेरी सीवियर सेप्सिस। ठीक है। तो ये ऑक्सफोर्ड के अंदर डेफिनेशन चार चारों लिखी भी हुई है। ठीक है। तो काम शुरू हुआ है SIRS से। SIRS ड्यू टू इन्फेक्शन इज या बैक्टीरिया इज कॉल्ड सेप्सिस। और उस सेप्सिस की वजह से पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा रहा है तो कहते हैं इज कॉल्ड सीवियर सेप्सिस। अच्छा जी, कुछ कंडीशंस में आप पेशेंट को क्रायोप्रेसिपिटेट लगा सकते हैं। अच्छा, ब्लड लॉस जब होता है ना तो पेशेंट शॉक में जा, शॉक के अलावा हम लोग ब्लड क्लासिफाई कर सकते हैं कि ब्लड लॉस कितना हुआ है, हेमरेज कितना हुआ है। हेमरेज की क्लासिफिकेशन हम कहते होते हैं 1 से लेकर 4 तक है। अगर 1 के अंदर लेस देन 750 ml ब्लड लॉस हुआ है, अगर 4 के अंदर हेमरेज क्लास 4 के अंदर 2,000 ml ब्लड लॉस हो गया। अब बॉडी के अंदर टोटल कितना खून होता है? 5 से 6 लीटर। हाँ, सोचो जरा, 2 लीटर का क्या मतलब हुआ कि 1/3 ब्लड बॉडी से निकल गया। समझ नहीं? तो ये क्लास 4 हेमरेज है। तो 40% ब्लड लॉस हो गया हुआ है पेशेंट का। तो इसकी वजह से होगा क्या कि पेशेंट जो है, जितना ब्लड ज्यादा लॉस होगा उतनी उसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी, माइल्ड एलर्जी से लेके लिथार्जिक होने तक। ठीक है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, यूरिन आउटपुट, मेंटल स्टेटस, जितना हेमरेज ज्यादा होता चला जाएगा उतना इनके वैल्यूज में सीवियर होती चली जाएंगी। ठीक है। क्लास 1 के अंदर लेस देन 15% ब्लड लॉस हुआ है, मीन्स के 2 बोतलें खून की ज़ाया हुई। एक बोतल के अंदर 300 to 400 ml ब्लड होता है। तो इसके अंदर चीज़ें सारी नॉर्मल रहेंगी। यानी कि हम लोग 1 से 2 बोतलें खून की अगर दे दें तो हमें कुछ भी नहीं होता। हम लोग, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया हुआ होगा, या कोई कट लग गया है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हमारी पल्स ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, सारा कुछ ठीक है, तो वो शॉक, वो हेमरेज की छोटी टाइप, अर्ली ग्रेडिंग है, अर्ली क्लास है। ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा खून लॉस हो गया कि आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो गया, पल्स प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, रेस्पिरेटरी रेट, सांस तेज तेज चल रहा है, यूरिन आउटपुट ना होने के बराबर है, और पेशेंट लिथार्जिक होता चला जा रहा है। ग्रेड 3 में कंफ्यूज हुआ, ग्रेड 4 के अंदर लिथार्जिक हो। तो ये क्लासेस आपको इनको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उसकी सिवियरिटी को बयान करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा ब्लड लॉस होगा, थोड़े मसले होंगे, ज्यादा ब्लड लॉस होगा, ज्यादा मसले मसाइल होंगे। ठीक है। जिस तरह खून का बदला क्या कहते होते हैं, खून को बदला खून, सुना हुआ ना आप लोगों ने बात। क्योंकि तो हम लोग
जब पेशेंट की हीमोग्लोबिन लेस देन 7 रह रही हो तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, और जिन पेशेंट्स के अंदर कॉर्नेटरी डिजीज हो उनमें हम लोगों ने लाजमी तौर पे ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, इवन 9 हीमोग्लोबिन पे भी। क्यों? क्योंकि इसके में हार्ट डिजीज के पेशेंट को दोबारा एमआई होने का खर्चा हो जाएगा, उनको ब्लीडिंग होगी तो उनमें टारगेट ज्यादा है, प्रेगनेंसी में भी तो ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी में भी। ठीक है। पेशेंट का प्लेटलेट काउंट लेस देन 10,000 हो तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई सर्जरी करनी हो तो आप लोग 100,000 पे करेंगे, और अगर किसी पेशेंट को एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो 50,000 पे करेंगे। एफएफपीज लगाते होते हैं हम लोग वार्ड्स के अंदर, कब लगाते हैं? जब आईएनआर मोर देन 1.5 हो, पेशेंट डीआईसी में गया हुआ हो, या टॉक्सिटी हो गई है, वारफिन ले रही है उसने, हेपरिन ले लिया, तो उसमें हम लोग उसको टॉक्सिटी को कवर करने के लिए पेशेंट को क्या देते हैं? एफएफपीज लगाते हैं। ठीक है। कुछ कंडीशन में हम क्रायोप्रेसिपिटेट देते होते हैं, कब देते हैं? जब किसी पेशेंट का फाइब्रिनोल लेवल 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 100 से कम हो, या सीकेडी की वजह से ब्लीडिंग हो। आपको पता है सीकेडी जो होती है ना, क्रोनिक किडनी डिजीज, यूरिया जो होता है आपके प्लेटलेट डिसफंक्शन करवा देता है। अब प्लेटलेट का काम क्या होता है? प्लेटलेट सारे जाके पहले इकट्ठे होते हैं, उस ब्लीडिंग को रोकते हैं। अब प्लेटलेट काम ही नहीं कर रहे तो प्लेटलेट को आपस में रोक जोड़ने वाली चीज फाइब्रिनोजन होती है। तो ये एंटीडॉट भी है ना, एफरेन हाँ, क्या है? उसका एंटीडॉट उसकी तरफ बहुत ज्यादा उससे तो प्रोटामिन सल्फेट, हेपरिन का प्रोटीन। एंटीडोट इज प्रोटामिन सल्फेट। लेकिन जब ब्लीडिंग हो रही हो तो प्रोटामिन सल्फेट इतना जल्दी काम नहीं करता, उसको आपको एफएफपी देने पड़ते हैं। ठीक है। वारफिन का एंटीडोट क्या है? विटामिन के। एकदम लेकिन विटामिन के बहुत स्लो काम करेगा। ये पेशेंट विटामिन टॉक्सिसिटी के साथ है और ब्लीडिंग के साथ है, विटामिन के देंगे उसको जरूर, लेकिन उससे पहले ज्यादा जरूरी क्या चीज है? ब्लड ट्रांसफ्यूज करो या एफएफपी लगाओ उस पेशेंट। ठीक है। अच्छा, किसी पेशेंट को फर्ज किया ये क्लास 4 हेमरेज हो गया, या उसको खून लॉस हो ही जा रहा है, उसको ढेर सारा खून देना पड़ गया। ढेर सारा खून देने के भी नुकसान हैं। ठीक है। तो हैजर्ड्स और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या क्या हो सकती हैं? जब खून बाहर से लगाते हैं, हमारे खून का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, तो पेशेंट हाइपोथर्मिया में जाता है। ठीक है। जब हाइपोथर्मिया में जाएगा तो अंदर डीआईसी शुरू हो सकता है। ठीक है। जो हम लोग ब्लड अगर जब बॉडी से बाहर निकलता है तो क्लॉट हो जाता है। आपने ब्लड बैग अगर देखा हो ना, तो ब्लड बैग में शुरू से ना एक चीज होती है, उसको उस ब्लड को क्लॉट होने से बचाती है। ब्लड बैग, अब सिंपल ब्लड बैग है। तो जो ब्लड बैग हम लोग खरीद के लेके आते हैं तो उसके अंदर वो मौजूद होता है, उसका उसको बचाता है, उससे क्लॉट होने से बचाता है। लिक्विड। लिक्विड सा होता है एक। तो ठीक है, तो उस लिक्विड की वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है? हाइपोकैल्सीमिया। क्योंकि उसके अंदर सिट्रेट होता है, पेशेंट का जो ब्लड अंदर ट्रांसफ्यूज हुआ है वो जाकर उसके साथ बाउंड हो जाएगा, बाउंड होकर हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। ब्लड जब ज्यादा देर तक बाहर पड़ जाता है तो सेल्स टूटते हैं, टूटेंगे तो सेल के अंदर से पोटेशियम बाहर निकलेगा, तो हाइपोकैलेमिया हो सकता है। इस वजह से कहते होते हैं ना, खून लगा निकालते साथ ही लगा लेना चाहिए। लेकिन पुराना खून अगर इमरजेंसी है, नहीं नया खून मिल रहा, क्योंकि खून ट्रांसफ्यूजन किसी को कहा जाए ना तो एक बहुत बड़ा काम हम उसको कह रहे हैं। किसी बंदे ने आपको, आपके किसी अजीज को खून दिया होता है ना, आप उसके बड़े एहसानमंद होते हैं। एक हकीकत है। होता है ना ऐसे कि इस बंदे ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। तो खून देना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो बड़ी जल्दी खून अरेंज नहीं हो पाता बाज का, अगर ओ नेगेटिव ब्लड है किसी का। ओ नेगेटिव 100 में से 10 लोगों का होगा, इससे भी कम हो सकता है लोगों का हो। तो फिर लोग अपने बहन भाइयों को फोन करते हैं, रिश्तेदारों को फोन करते हैं, खून का बंदोबस्त करो, अपना चेक कराओ। और खून देने के लिए भी विलिंग लोग कम होते हैं। लोगों को एक्सेप्ट होता है, मैं तो ना खून बनाया है, मैं दे दिया, खून दे दिया। अगर मैं, अब मेरी माँ ने खवा खवा के मेरा खून बनाया, अगर मैं खून दे दूं, ठीक है, तो हेल्दी बंदे को 1 2 साल बाद खून देने में कोई हर्ज नहीं है, हेल्दी बंदे को। लेकिन मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन नहीं, खवातीन को नहीं देना चाहिए, वाइट वाइट करना चाहिए, क्योंकि उनमें नेचुरली ब्लड लॉस होता है। ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक हैजर्ड्स हो सकती हैं। अच्छा, कोगुलोपैथी होती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, प्रोटीन फैक्टर्स लॉस हो सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन फैक्टर्स की अपनी एक लाइफ होती है। जब ज्यादा पुराना खून होगा प्रोटीन फैक्टर अंदर खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो पेशेंट इनकी वजह से मैसिव ट्रांसफ्यूजन से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड लंग इंजरी। लंग इंजरी बड़ी दफ़ा अगर मैसिव ट्रांसफ्यूजन हो तो उसकी वजह से पेशेंट को ऐसे होता है जैसे क्योंकि जितना हमने खून लगाया ना, वो सारे खून ने क्या करना है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाना है। हम बॉडी के अंदर जो भी आईवी फ्लूइड देते हैं ना, उसमें जाके दो हिस्से में डिवाइड होना होता है, इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर। ठीक है, और एक्स्ट्रावेस्कुलर में दो हिस्से में डिवाइड होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इन तीन कंपार्टमेंट्स में बॉडी के अंदर डिवाइड हो जाना होता है। हम कोई भी फ्लूइड देते हैं जो कि ब्लड है, इसने सारे का सारा कहाँ रहना है, ब्लड वेजल्स के अंदर रहना है, ब्लड वेजल्स के अंदर ही रहना है। ठीक है। तो उसका नुकसान क्या होगा कि जब हार्ट में ब्लड ज्यादा आएगा, वो लिवर लंग्स को ज्यादा पंप करेगा, लंग को ज्यादा पंप करेगा, लंग के अंदर इंजरी हो सकती है, उसको कहते हैं ट्रांसफ्यूजन इंड्यूस्ड लंग इंजरी। ठीक है। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा, ट्रांसमिश यही चीज आती है कि सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया, ये भी इसी तरह पल्मोनरी एडीमा के तौर पे एक्ट करेगा। ये नॉन कार्डियोजेनिक है, ये कार्डियोजेनिक है। ठीक है। हिमोरेटिक रिएक्शंस हो सकते हैं डेफिनेटली। जब कोई चीज़ बाहर से अंदर आती है तो उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़अत हो सकती है, स्पेशली किस कंडीशन में, अगर गलत खून लग जाए। ओ पॉजिटिव बनता है, ए पॉजिटिव बनता है, बी पॉजिटिव खून लग गया, तो गलत खून लग गया, उसकी क्रॉस मैचिंग सही नहीं हो सकती। लेकिन एक और चीज़ भी है। अब एक बंदा है, उस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी हुआ था, अब उसके अंदर सरफेस एंटीबॉडीज मौजूद हैं, वो है बी से इम्यून हो गया, इस बंदे को कभी नहीं हुई। हो सकता है इस जो जो ट्रांसफ्यूजन वाले एंटीबॉडीज हैं वो जाके क्रॉस रिएक्ट कर जाए, क्रॉस रिएक्ट कर जाए। लेकिन ये तो ब्लड सिर्फ एक सिंपल चीज नहीं है, ब्लड के अंदर प्रोटीन जा रही हैं, सेल्स जा रहे हैं, जो बॉडी देने वाले के खून के अंदर जो इन्फेक्शन होंगे वो सारे जा रहे हैं। तो ब्लड में सिर्फ आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी ही नहीं होते, हमारे ब्लड में क्या कुछ नहीं है, कितनी तरह की प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन है, ट्रांसफेरिन है, सेरुलोप्लाज्मिन है, कितनी तरह के हार्मोन्स हैं, समझे क्या नहीं, कितनी तरह के हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये सारे ब्लड के थ्रू दूसरे ब्लड में जा रहे हैं। तो इस वजह से ये जो होता है ना, समझ के करना चाहिए। ठीक है। तो हिमोलिटिक रिएक्शंस, फिब्राइल रिएक्शंस और एल्यूमिनाइजेशन सारा कुछ हो सकता है, ये सारी उसकी नुकसान हो सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। इन्फेक्शन रिस्क, इन्फेक्शन रिस्क वही मैंने बताया, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होते थे। जो जिन बच्चों के अंदर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होती है वो ज्यादातर BC पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हिमोलिटिक रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, एक्यूट हिमोलिटिक, फिब्राइल हिमोलिटिक, एलर्जिक, एनाफिलेक्टिक, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड लंग इंजरी एंड सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो ये उनकी थोड़ी सी तफसील है। एक्यूट हिमोलिटिक के अंदर क्या होगा कि पेशेंट को फीवर होगा, हाइपोटेंशन होगी, जो क्योंकि जब खून टूटेगा तो वहां से हीमोग्लोबिन ब्लड से निकलेगी, तो यूरिन में बाहर निकल हीमोग्लोबिन यूरिया होगा। ठीक है, तो पेशेंट को यूरिन के अंदर यूरिन का रंग चेंज हो जाएगा। तो फौरी तौर पर क्या काम करना है, बट ट्रांसफ्यूजन रोकनी है और साथ ही पेशेंट को फ्लूइड स्टार्ट करवा देना है। ठीक है। नॉन हेमरेटिक का मुराद है कि उसके अंदर ब्लड टूटा नहीं है, तो उसमें सिंपल पेशेंट को फीवर होगा और सर्दी लगती होती है बड़ी दफा, ये तो बड़ा बहुत कॉमन है, रसम रीजन ब्लड लगा तो सर्दी लग गई, ये बहुत कॉमन है, आप लोगों ने वार्ड्स में भी देखा होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लड की स्पीड रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस करने के अलावा पेशेंट को सिंपल पेनडोल कहते हैं ले लो, और थोड़ी देर बाद पेशेंट को छोटी मोटी एंटी हिस्टामिन एबल साइक्लोकॉटिक दे देते होते हैं। ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस, जिसम पे खारिश शुरू हो गई, खून लगा जिसम पे खारिश शुरू हो गई, ठीक है, उसमें एंटी हिस्टामिन स्टार्ट। एनाफ्लेक्सिस, एनाफ्लेक्सिस से क्या मुराद है कि आपकी ब्रोंकोस्पेज्म शुरू हो गया, ब्रोंकोस्पेज्म शुरू हो गया, उसके नतीजे में क्या होगा, वीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हाइपोटेंशन में जाएगा, वीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें हम लोग एपिनेफ्रिन देंगे अलोंग विद स्टॉपिंग ऑफ द ब्लड एंड फ्लूइड देने के अलावा। ठीक है। ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड लंग इंजरी के साथ पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा, लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडिमा जैसे फीचर्स आएंगे, लेकिन पेशेंट फुल ओवरलोड में नहीं होगा क्योंकि दिस इज ड्यू टू नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। ठीक है। जबकि ओवरलोड जो है उसमें पल्मोनरी एडिमा जैसे फीचर्स आएंगे। ठीक है, दोनों के अंदर चेस्ट के अंदर हमें वो मिल सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन मिल सकती हैं। इसके अंदर हम लोग पेशेंट को सिंपल ऑक्सीजन लगाएंगे, इसके अंदर साथ हम लोग पेशेंट को डायरेटिक्स देंगे। तो बड़ी दफा अगर 2 से 3 बोतलें खून की लगनी है ना,
तो हम कहते होते हैं कि इसको लेसिक्स के अंदर वैसे कवर लगाना। रीजन मैंने आपको बता दी, क्योंकि ब्लड सारे का सारा कहाँ जाना है, हाँ। सर्कुलेशन में जाना है। उसने हमारे तीनों कंपार्टमेंट्स में आसानी से डिवाइड नहीं होना। ठीक है। अच्छा, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन सर जी लाइफ कम से कॉमन है होता है, लेकिन हो भी सकता है। ड्यूरिंग ब्लड लगाते हैं उस पर लगा देते हैं। ड्यूरिंग ब्लड लगाते होते हैं। ब्लड लगाते हैं। हाँ, या अगर पेशेंट खुदा ना खास्ता शॉर्टनेस वगैरह स्टार्ट होती है फिर लगाते हैं। ज़्यादातर लोगों में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, अब खून जो होता है ना सबसे अच्छा कल्चर मीडियम होता है। पेशेंट के ऊपर जो भीड़ हो जाए ना फीवर स्टार्ट हो जाता होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है ना सबसे अच्छा कल्चर मीडियम होता है। ब्लड जो है ना सबसे अच्छी खुराक भी है। और ब्लड के अंदर क्या चीज़ नहीं है, सोचो जरा। प्रोटीन्स है, नमकियात है, ठीक है, शुगर है, फैट है। तो हर चीज़ तुम्हारी ब्लड के अंदर है। ब्लड इज एक्सीलेंट कल्चर मीडियम, क्योंकि उसके अंदर हर तरह का न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। ठीक है, तो ब्लड की कंटेमिनेशन इज क्वाइट कॉमन। तो इस वजह से उस बैग की केयर बहुत जरूरी होती है, कहाँ रखा हुआ है, कितनी देर के लिए रखा हुआ है, उसके ऊपर डेट, नेम, क्रॉस मैच लाजमी तौर पे लिखा होना चाहिए। इस वजह से हर हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक जो होता है ना उसकी एक बहुत सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि खून जो है वो जिंदगी बचाने वाली एक चीज है। उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। ठीक है। सर ये अगर रिएक्शन कर जाए तो लड़ तो दोबारा उसको लगा सकते हैं। वो रिएक्शन इनमें से कौन से वाला है फिर आपने ये देखना है ना। जैसे माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन है, हिमोलिटिक है, नॉन हिमोलिटिक है, वो फ्लूइड ओवरलोड है, या नॉर्मल एलर्जी की रिएक्शन होता है फिर लगा सकते हैं। फिर हाँ, लगाता है तो एवोसोलिकॉटिक उसका दे के स्लो स्लो रिएक्शन लगा दो। रिएक्शन हाँ, हाँ, लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट को हिमोलिसिस स्टार्ट हो गया फिर कम खराब हो गया, इसका मतलब है कि गलत टाइप ऑफ खून चला गया अंदर। ठीक है। अच्छा, किसी पेशेंट को हाइपोवोलेमिया हो तो उसके इस्कीमिया वर्सन हो जाता है। हाइपोथर्मिया हो तो उस पेशेंट के अंदर भी जो है वो इंजरी वर्सन हो जाती है। हाइपोक्सिया, इन्फेक्शंस, पेन कंट्रोल ना हो रही हो, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके अंदर जो हमारी जो इंजरी है वो जल्दी हील नहीं करती। ठीक है। यानी किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है तो उसका जख्म जल्दी ठीक नहीं होगा। हमने कल बात की थी ना, जख्म को हील होने के लिए क्या कुछ चाहिए, वॉल्यूम चाहिए ताकि वहां तक पहुंच जाए, हीमोग्लोबिन चाहिए। ठीक है। टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए। हाइपोथर्मिया के अंदर जख्म जल्दी ठीक नहीं होता। ऑक्सीजन पूरी पहुंच रही हो। ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल्ड हो। ठीक है। पेन कंट्रोल हो, पेन कंट्रोल नहीं होगी तो कैटेकोलामिन रिलीज होंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। स्ट्रेस हार्मोन्स क्या करेंगे, शुगर ग्रसन करवाएंगे, हाइपोग्लाइसीमिया का कुछ। तो पेशेंट को स्टीरॉयड ले रहा हो तो उसका मूव वैसे डिले हो जाता है। एनएसएल ले रहा हो तो उसके साथ ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो इंजरी को ठीक होने में डिले का बायस बनते हैं। सर तो ये ब्लॉक बंद करता है ना बेगम इंसिडेंस बेगम हो जाती है मोस्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा मीन्स कि पेशेंट को कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, या आजकल जंग लगी हुई है, तो कोई बम ब्लास्ट हुआ है। ठीक है। तो ट्रॉमा की मैनेजमेंट में क्या करना है हम लोगों ने, हमें नहीं पता कि उस पेशेंट को, एक पेशेंट हिट हुआ है, बाइक पे जा रहा था, रोनियां खाते हुए गिरा है। अब पता नहीं उसको कितनी चोटें लगी होंगी। उसके सर पे चोट लगी है, उसके पेट में लगी है, उसके लंग्स में लगी है। ठीक है। तो ट्रॉमा का पेशेंट जब आपके पास आएगा तो आपने उसको एज ए होल देखना। समझिए, एज ए होल देखना है। ठीक है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, शुरू कहाँ से करते हैं, इस चीज़ को कहते हैं ABCD अप्रोच। ABCD से क्या मुराद है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिसेबिलिटी, और एक्सपोज करना है पेशेंट को ऊपर से नीचे तक देख। ठीक है। तो पेशेंट को हमेशा जो एयरवे है सबसे पहले मैनेज करना है। एयरवे सबसे पहले मैनेज करना है। आपने कभी नोट किया है कि जब ये होते हैं हमारे एम्बुलेंस वाले, जब किसी पेशेंट को शिफ्ट करते हैं तो इनका जो स्ट्रेचर होता है, उसका जो स्ट्रेचर की सर्वली साइड होती है ना, उसके गिर्द अलहदा से दो बने हुए होते हैं वो
सर को स्टेबल करने के लिए। स्टेबल करने के लिए क्यों होते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन इंजरी ना हो, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा रूल आउट रूल हिलाते जलाते नहीं है हम। क्यों? क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन इंजरी की वजह से क्या हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो स्पाइनल सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबल करना भी पहला कंपोनेंट है। ठीक है, ब्रीदिंग चेक करना, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। ठीक है, सारे एक एक करके आगे हम लोग करते हैं। अच्छा, ग्रेटेस्ट रिस्क सबसे पहले मैनेज करना है। लाइक अगर किसी पेशेंट को फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर से उसकी डेथ नहीं होने वाली है, लेकिन एयर भी नहीं काम कर रहा तो डेथ हो जाएगी। ठीक है, प्राइमरी सर्वे करने के बाद हमने पेशेंट की ईसीजी देखनी है, पल्स ऑक्सीमीटर देखनी है, उसको पोलिस डालना है, एनजी डालनी है, उसका एब्डोमिनल स्कैन करना है, फास्ट स्कैन कहते हैं उसको, एक्सरे करवाना है चेस्ट का, पेल्विस का और सर्वाइकल स्पाइन का। ठीक है, ये सारे काम है प्राइमरी उसके अंदर सर्वे के अंदर। सेकेंडरी सर्वे में क्या चीजें होती हैं कि प्रिपरेशन को दोबारा फिर हेड टू टू एग्जामिनेशन करना है रिसर्चिटेशन करने के बाद। ठीक है, और उसमें पर एक्टर एग्जामिनेशन भी करना है। ठीक है, बड़ी दफा ऐसे होता है कि कोई चीज मिस हो जाती है, तो इस वजह से हम लोग हॉस्पिटल को लगा देते हैं कि इसका ना मॉनिटरिंग चार्ट बनाओ, मॉनिटरिंग चार्ट बनाओ। अब एक पेशेंट को हमने ट्रॉमा के लिए ऑब्जर्वेशन पे रखा हुआ है अभी, उसकी पल्स रैपिड होना शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हो सकता है अंदर उसको ब्लीड हो रहा हो। अब यही काम फिर सारे दोबारा करेंगे हम, यही काम फिर दोबारा करेंगे, तो कंटिन्यूअस रीअसेसमेंट जरूरी है। ठीक है, डेफिनेटिव केयर डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग कॉज क्या है, उसको मैनेज करना है। पेशेंट को जब हमने एक्सपोज किया होता है तो उसके हाइपोथर्मिया में जाने के हम करना है। एक पेशेंट जो बेहोश है उसको तो नहीं ना पता मैंने सर्दी ला दी, फिर मैंने गर्मी ला दी कोई, तो हाइपोथर्मिया हाइपोथर्मिया दोनों से बचाना है उसको, क्योंकि हाइपोथर्मिया लीड टू डीआईसी। ठीक है, अच्छा जी। प्राइवेट सर्वे बेसिकली किस मकसद के लिए यूज होता है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को रूल करने के लिए यूज होता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो रही हो, फेशियल फ्रैक्चर हो, मट्टी गई हुई है, जबड़ा टूटा हुआ है, खून का लोथड़ा उसमें चला गया, सक्शन करनी है, एयरवे मेंटेन करना है, और ओरोफिन एयरवे पास कर सकते हैं, ईटीटी डाल सकते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग मीन्स कि हमारा जो लंग्स है वो फूल नहीं पा रहे किसी वजह से। वो क्या क्या वजह से होता है? इसके निमोथोरेक्स हो सकता है, मैसिव हीमोथोरेक्स हो सकता है, फ्लेल चेस्ट हो सकता है। ठीक है, ये वो कंडीशन है जो इमिडिएटली ट्रीट करना जरूरी है। ठीक है, सर्कुलेशन में कौन सी चीज है कि पेशेंट को ब्लीडिंग होती चली जा रही है? कोई आर्टरी है जो खून है जो टूटी खुली हुई है, कहीं से जब खून निकल रहा हो हम पहला काम क्या करते हैं? उस हिस्से को दबा के बंद करके खून रोकते हैं। ठीक है, कार्डियक टैम्पोनाट, कार्डियक टैम्पोनाट चाकू लगा है यहाँ पे, पेरिकार्डियम में घुस गया है, पेरिकार्डियम में घुसेगा तो उसके हार्ट के गिर ब्लड इकट्ठा होगा, जो ब्लड है वो हार्ट को दबाएगा, दबाएगा तो हार्ट खुल नहीं पाएगा, खुलेगा नहीं तो उसमें ब्लड आएगा नहीं, तो बाहर नहीं निकलेगा, कार्डियक टेम्पोनेट। ये एयरवे के हिसाब से ये डिजीज है, ब्रीदिंग के हिसाब से ये डिजीज है, और सर्कुलेशन के हिसाब से ये डिजीज है। ठीक है, डिसेबिलिटी मीन्स पेशेंट बेहोश हो गया, जीसीएस कैसे है, पीपल एग्जामिनेशन कैसे है, हर्निएशन तो नहीं होना शुरू हो गई, सर पे चोट लगी है जब पेशेंट बेहोश हो जाएगा, सर पे चोट लगने की वजह से अंदर ब्लीड होगा, इंटरकरेंट प्रेशर रेज होगा, रेज होने की वजह से प्यूपल उसकी वो साइज चेंज हो जाता होता है। आपने कभी देखा है जब फुटबॉल में या क्रिकेट के अंदर सर पे गेंद लगती है या कोई हिट शिट होता है खिलाड़ी, तो फिजियो आता होता है, वो आके आंखों में लाइट मार रहा होता है, देखा होगा आप लोगों ने ना। वो क्यों देख रहा होता है? वो पीपल का साइज देख रहा होता है, पीपल का साइज इक्वल है, पीपल दोनों तरफ रिएक्टिव है। ट्रोमा के बाद पीपल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीपल अगर अनइक्वल हो, रिएक्टिव काम कर रहे हैं, उसके मतलब ब्रेन में इंजरी हो गई है, और ब्रेन के लिए सीटी स्कैन एमआरआई जरूरी है। ठीक है, पेशेंट के हम लोग फौरी तौर पे आईवी लाइन लेंगे, उसको फ्लूइड शुरू करवाएंगे, और अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है तो ब्लड प्रोडक्ट्स देंगे। ठीक है, साथ ही इस पेशेंट का हम लोग फास्ट स्कैन करवा सकते हैं। फास्ट स्कैन क्या चीज़ होती है कि हम लोग
अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि पेट में कोई फ्लूइड तो नहीं, चेस्ट में कोई फ्लूइड तो नहीं। ठीक है। फिर अगर अगर हमें काम पेल्विक फ्रैक्चर सस्पेक्टेड हो तो पेल्विक बाइंडर लगा देंगे। चेस्ट एक्सरे करवा के देखेंगे, हिमोथोरेक्स निमोथोरेक्स प्लेन चेस्ट। ठीक है। अगर अनस्टेबल वाइटल्स हैं, मल्टी सिस्टम ट्रॉमा है, तो उस पेशेंट को फिर हम लोग रेफर करेंगे टू अ बड़े हॉस्पिटल, कि जहाँ पे उसकी न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, थोरेसिक सर्जरी सबकी इवेल्यूशन हो सके। ठीक है। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं ट्रॉमा की मैनेजमेंट के। अच्छा, फिर बड़ी दफा ना आप लोगों को एक सिनेरियो आता होता है, जीसीएस निकालना, जीसीएस कैलकुलेट करना आ जाता था। ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल को याद करने का मैं आप लोगों को तरीका सिखा देता हूँ। क्या क्या चीजें होती हैं? आई होती है, वर्बल होता है और मोटर रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। स्पॉन्टेनियस मीन्स मरीज को हम लोग पास करें तो उसकी आंखें खुली हुई हैं तो 4 नंबर दे देंगे। आपके बुलाने पे खुलती हैं 3। आंखों पे प्रेशर डालने पे, पेनफुल स्टिमुलस देने पे खुलती है तो 2। नहीं खुलती तो 0, 1 स्कोर। ठीक है। मिनिमम स्कोर इज 3, मैक्सिमम स्कोर इज 15। वर्बल रिस्पॉन्स, आप जाते हैं, पेशेंट जाग रहा होता है, 5 स्कोर है, कंफ्यूज है 4, थोड़े बहुत वर्ड्स बोल रहा है 3, बस ऊँ आ कर रहा है तो 2, और कुछ भी नहीं बोल रहा, इतना भी होश है कुछ भी नहीं बोल रहा तो 1 स्कोर। ठीक है। इसको अपना रटना है सारी पॉइंट्स को, क्योंकि अक्सर औकात जीसीएस निकालने में ध्यान में आया होता है। ठीक है। लास्ट में आया। मोटर रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स से क्या मुराद है कि पेशेंट आपकी, आपने उसको कहा आंखा खोलो, मेरी तरफ देखो, जुबान दिखाओ, अपना हाथ ऊपर उठाएं, आपकी बात को मान रहा है तो 4 स्कोर। आप इस पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलस देते हो, वो आपके हाथ को पकड़ के साइड पे करता है, वो लोकलाइज कर रहा है, 5 स्कोर। पेशेंट आपने ये वो किया है तो उसका हाथ ऊपर तो आया लेकिन उसने आपका हाथ को हटाया नहीं, ये नॉर्मल फ्रैक्शन है। ठीक है। लेकिन हाथ मुड़ता है लेकिन ऐसे ऐसे मुड़ रहा है, 3 स्कोर। और अगर हाथ मुड़ के ऐसे हो रहा है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, तो 2 स्कोर। और कुछ भी नहीं हो रहा तो 1। तो बैठ के आप लोगों ने इनको याद करना। ठीक है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये शो करता है कि ब्रेन कितना डैमेज हुआ है। अगर ब्रेन थोड़ा सा डैमेज हुआ तो स्कोर इज गुड, 13 to 15 स्कोर है तो माइल्ड डैमेज है। 9 to 12 है तो मॉडरेट डैमेज है। अगर 3 to 8 है तो सीवियर डैमेज है। तो तीनों को मिला के है, तीनों को मिला के है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जीसीएस को निकालना। अभी मैं इम्तिहान ले रहा था ना सेकेंड ईयर का, जो मॉड्यूलर सिस्टम है उसके अंदर जीसीएस निकालना तकरीबन हर दूसरे दिन आ रहा था इम्तिहान के। ठीक है। तो आप लोगों ने सिनेरियो में से चीज़ें ढूंढ के उनके अपने नंबर लिखने हैं, नंबर लिख के उनको आपस में ऐड करके अपने उसका जवाब देना है कि कितना टोटल स्कोर निकला इस पेशेंट का। ठीक है। तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर, अगर इस पेशेंट का जीसीएस अराउंड 8 या 8 से कम आ रहा हो तो उस पेशेंट को इंडिकेशन बन जाती है एयरवे पास करने की, ईटीटी डालने की, वेंट पे शिफ्ट करने की। ठीक है। तो वो पेशेंट इतना भी होश है कि वो, उसकी टंग जो है वो फाल होके उसका सांस बंद कर सकती है। ठीक है। तो एक तो जीसीएस के कंपोनेंट्स आपको आने चाहिए, स्कोर निकालना आपको आना चाहिए, आने के साथ फिर आपको इसकी सेवेरिटी का पता होना चाहिए कि मैंने, अगर ये मसला हो रहा है तो मैंने अगला काम क्या करना है। ठीक है। अच्छा जी। माइल्ड स्कोर है सीटी स्कैन ओनली, लेस देन 8 स्कोर है तो इंटूबेट भी करो, साथ आईसीपी मॉनिटरिंग और पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना और आईवी फ्लूइड लगाना चाहिए। ठीक है। अवॉइड सेकेंडरी इंजरी, सेकेंडरी इंजरी से क्या मुराद है? बड़ी दफा ईटीटी पास करते करते ज्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं, तो सेचुरेशन हमने 90 से above रखनी होती है, ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर रखना होता है। तो जिसमें से जो भी पेशेंट अल्टर सेंसोरियम में हो उसकी आईवी लाइन लाजमी दो, उसको फ्लूइड लाजमी दो, उसको ऑक्सीजन लगा दो। क्योंकि अगर हम काम अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? इस हाइपोटेंशन की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाएगा, इस हाइपोक्सिया की वजह से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, लैक्टिक एसिडोसिस स्टार्ट होगा, शॉक वर्सनिंग होगी। ठीक है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 40 में रखनी होती है और टेम्परेचर नॉर्मल रखना होता है। टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रखेंगे तो क्या होगा?
ये कंपोनेंट्स है सेकेंडरी इंजरी से। ठीक है, सेकेंडरी इंजरी मीन्स कि हम लोगों ने इनको मेंटेन करके रखना है, तो ऑक्सीजन देनी है, फ्लूइड लगाना है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल रखना है, और उसकी CO2 एपीजीज करवा के देखनी है CO2 कैसी रह रही है। ठीक है, उसका हेड एंड एलिवेट कर सकते हैं आप, हाइपोटोनिक स्लाइड दे सकते हैं आईसीपी को कम करने के लिए। और बड़े लोग जो पेशेंट जिनमें सर में ट्रॉमा की हिस्ट्री हो, तो उनमें हम लोग सीजर प्रोफिलैक्सिस दे सकते होते हैं। और अगर वहाँ पे हमें अंदर ट्यूमर मिल जाए, सॉरी ट्यूमर कह रहा हूँ, हेमाटोमा मिल जाए सीटी स्कैन के ऊपर, तो हम पेशेंट का उसको ड्रेन भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मोटे मोटे पॉइंट्स ट्रॉमा के थोड़ी बहुत मैं सिर्फ गो थ्रू होऊंगा, इसको डिटेल से आप लोग बेसिकली बैठ के पढ़ लेना। नेक और स्पाइन ट्रॉमा, क्यों नेक और स्पाइन ट्रॉमा क्यों इंपॉर्टेंट है, बताओ जरा। हमारी नेक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में से एक है ना। गर्दन में से क्या कुछ गुजरता है, ट्रेकिया गुजरती है, इसोफेगस गुजरती है, हमारी मेन ब्लड वेसल्स गुजरती है। तो यहाँ पे छुरी का लगना, यहाँ पे सरिया खुबना, यहाँ पे मुक्का लगना, ये सारी चीजें जो हैं, इन चीजों को डैमेज करें। अब ये नेक हमारी ब्रेन से कनेक्ट होती है, नेक हमारी ब्रेन से कनेक्ट होती है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी तो ब्रेन की डेथ होगी। तो नेक ट्रोमा भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना हेड ट्रोमा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें क्या देखना चाहिए, सर्वाइकल स्पाइन, हर वो पेशेंट जिसको क्लेविकल से ऊपर ट्रॉमा हो, उसको नेक ट्रॉमा जरूर कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, मिड लाइन टेंडरनेस, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, अलर्टनेस और इंटॉक्सिकेशन और डिस्ट्रैक्टिंग इंजरी, इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। इंटॉक्सिकेशन नेक में। मेट्रोजन में पेशेंट बेहोशी बेहोशी वाली कैफियत के अंदर, हर वो बेहोश पेशेंट उसको नेक ट्रॉमा कंसिडर करना चाहिए। हर पेशेंट जिसको गर्दन पे कोई दर्द हो रहा है, नेक का पहले एक्सरे करवाओ, अलर्ट हो जाओ कि एक्सरे सबसे जरूरी है, एक्सरे सीटी स्कैन सबसे जरूरी है। ठीक है, इनमें से कुछ भी होगा तो फौरन एक्सरे सीटी स्कैन आपने एडवाइस कर दिया स्पेशली। तो आपको उस सिनेरियो में देंगे कि पेशेंट को ट्रॉमा की हिस्ट्री है और उसको मिड एंड टेंडरनेस है, या उसको क्या कहते हैं, उसको इनमें से कुछ मसला हो रहा है। ठीक है, एक चीज होती है इसको कहते हैं स्पाइनल शॉक। स्पाइनल शॉक क्या चीज होती है कि जब ये होता है ना कि एकदम गर्दन ऐसे होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एकदम खिंच पड़ती है, खिंच पड़ने की वजह से जो नीचे सारे फंक्शन होते हैं लॉस हो जाते हैं, तो पेशेंट के चारों लिम्ब लॉस हो, पैरालाइज हो जाएंगे, पैसिव क्वाड्रिप्लीजिया हो जाएगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिया रिफ्लेक्सिस नहीं होंगी और सारी लिम्स जो है वो पैरालाइज हो सकते हैं। न्यूरोजेनिक शॉक अभी मैंने ऊपर पढ़ा था, लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन। जब सिंपैथेटिक टोन नहीं होगी तो ब्लड वेसल में वेसो कंस्ट्रिक्शन की एबिलिटी खत्म हो जाएगी, जब खत्म होगी तो वेसो रिलेशन रहेगी हर तरफ, डायलेशन रहेगी तो पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। ठीक है, तो ऐसा पेशेंट जिसको शॉक हो तो उसको हम लोग क्या देते हैं, फ्लूइड्स देते हैं, और हम लोग क्या देते हैं उसको, एपिनेफ्रीन या वेसोप्रेसिस देते हैं। प्रिकॉशंस, कॉलर लगाया जा सकता है। हम लोग जब उन उन पेशेंट्स को रोल करते हैं ना, तो बड़े तरीके से रोल करते हैं ताकि उनकी गर्दन का जो ट्रॉमा है वो वर्सन ना हो। ठीक है, स्टेरॉइड्स का इतना रोल नहीं है इसके अंदर। इस तरह मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा है, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा के अंदर खास बात वही है जो नेक के अंदर है, और मैक्सिलोफेशियल के अंदर भी वही है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, एयरवे। अल्लाह ताला ने रास्ता मुंह दिया है, फंक्शन दो है, रास्ता एक है, फंक्शन दो है, खाना भी खाते हैं सांस। और सांस भी लेते हैं। तो यहाँ से ब्लड अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपकी एयरवे में जाएगी और आपका एयरवे कंप्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्चर हो, ब्लीडिंग हो, वहां से आपकी कोई ब्लड क्लॉट, कोई दांत उठ के नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, नेजल इंट्यूबेशन अवॉइड करना, ये इसके चीजें हो सकती हैं। अच्छा, जो सबसे ज्यादा सवाल आते होते हैं ना, वो इस एक टेबल में से आते होते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा होने के बाद शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, अभी वाला एक्सरे जरा गौर करो।
इस एक्सरे में इस साइड पे आपको धागे धागे नजर आ रहे हैं, एक ऐसे आपको ये ज्यादा काला नजर आ रहा है, तो क्या हुआ हुआ है, निमोथोरेक्स। अगर ट्रोमा के बाद इस तरह का एक्शन नजर आया तो अलर्ट हो जाओ। इसका ट्रैकिया डेविड। ट्रेकिया इसका थोड़ा सा इस तरह पुस्ट है, ये ट्रेकिया इस तरह काला नजर, ठीक है। तो प्लूरल कैविटी में एयर आ गई, जब एयर आएगी इस तरह तो एयर लंग्स को पुश करके छोटा कर देगी, तो ये लंग इसका पुश होकर ऐसे छोटा हुआ, ठीक है। इस साइड पे लंग्स पूरा फूला हुआ है, तो इस साइड के ऊपर आपने देखे इस साइड पे लंग्स पूरा फूला हुआ है, तो कैसे पता चला ये धागे धागे हैं हमारे पास। निमोथोरैक्स के पेशेंट में क्या फाइंडिंग्स आएंगी, चेस्ट एक्सपेंशन रिड्यूस्ड होगी, परकशन नोट कैसा होगा, हाइपर रेजिनेंट होगा, जब रेस ज्यादा है तो अंदर ढोल बना हुआ है, हाइपर रेजिनेंट परकशन होगा। ब्रेथ साउंड्स को क्या होगा, तुम बताओ, ब्रेथ साउंड्स को क्या होगा, ब्रेथ साउंड्स क्या होती है, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन का तो पता है ना, तो फिर क्या होगा, अंदर हमारे फेफड़ों में से आवाज सुनाई दे रही होगी, तो जब एयर गुजर ही रही तो सुनाई नहीं भी नहीं दे, तो यहाँ पे ब्रेथ साउंड्स भी नहीं हो। वो निमोथोरस को पहचानना आना चाहिए, ट्रॉमा के साथ इसके एसोसिएशन का पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों ट्रॉमा के साथ हो जाती है, हड्डी टूटती है, रिब रिब जो है जाकर खुपती है, खुपेगी तो क्या होगा, प्लूरा में एयर आएगी, ठीक है। तो साथ पेशेंट को रिब फ्रैक्चर हो सकता है। टेंशन निमोथोरस से क्या मुराद है कि वो दबा के आपके दिल को भी दबा रही है, दिल को दबाने की वजह से आपकी जेवीपी रेज होना शुरू हो गई, इसको इमीडिएटली ट्रीट करना जरूरी है। इसके लिए इमीडिएट ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नीडल मारते हैं सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, मिड कर्विकुलर लाइन के अंदर, ठीक है। फिर बाद में चेस्ट ट्यूब डाल देते हैं पेशेंट को। ओपन निमोथोरेक्स से क्या मुराद है कि पेशेंट को ट्रोमा हुआ है, अब जख्म खुला पड़ा है, और जख्म जब खुला होगा पेशेंट सांस लेगा तो कुछ एयर बाहर से सक होकर अंदर चली जाएगी, तो निमोथोरेक्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता होता है, पहले छोटा होगा वो बाद में बड़ा होकर वो टेंशन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इस वजह से उस वूंड के ऊपर, उस वूंड को बंद करना बहुत जरूरी है। छुरी लगी है, गोली लगी है, सरिया खुबा है, पेनिट्रेटिंग लंग इंजरी है, ठीक है। तो ओपन ओपन निमोथोरेक्स। हिमोथोरेक्स, हड्डी टूटी है, टूट के किसी आर्टरी में घुस गई है, अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो पेशेंट को लंग्स के अंदर ढेर सारा ब्लड आ गया, ये पेशेंट शॉक में जाएगा, क्योंकि हमारी जो चेस्ट कैविटी है बहुत बड़ी सारी है। 1.5 लीटर की बोतल देखिए ना, कितनी 1.5 लीटर की बोतल तो आ जाएगी यहाँ पे ना, इसके अंदर फिट आ जाएगी। तो 2 लीटर तक ब्लड लॉस हो तो कौन से वाली हेमरेज की क्लास बननी थी, क्लास 4, तो क्लास 4 तक हेमरेज इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। अगर पेशेंट को वहां पे हमने चेस्ट ट्यूब डाली थी और उसमें से इतना ब्लड आ गया कि 1500 ml तक ब्लड आ गया, अब ये इसका मतलब है कि अंदर टूटी खुली हुई है, इसको बंद करना जरूरी है। बंद करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पेशेंट को सर्जरी करेंगे, थोड़ा के लिए जाएंगे, ठीक है। प्लेन चेस्ट क्या होती है, अगर एक जो बोन है 2 जगह से टूटी हुई हो, ठीक है। एक जो बोन है 2 जगह से टूटी हुई है, अब 2 जगह से जब टूटी होगी तो क्या होगा, पेशेंट जब सांस लेगा ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ जाएगा, इसकी पैराडॉक्सिकल मूवमेंट होगी। मूवमेंट कैसी होगी, पैराडॉक्सिकल मीन्स कि उसके मुखालिफ ये वाला हिस्सा अंदर अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ आएगा, या बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ जाएगा। तो रीजन क्या है कि हड्डी 2 जगह से टूटी है, ठीक है, इसको हम प्लेन चेस्ट कहते हैं, ठीक है। कार्डियक टेम्पोनाट हम लोगों ने बड़ी दफा पढ़ा कि हार्ट के अराउंड क्या आ गया हुआ है, ब्लड आ गया, और ये ब्लड जो है, फ्लूइड जो है, अगर ट्रोमा है तो ब्लड है, तो हमारी हार्ट की कैविटी को दबाएगा, जब दबाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल कैविटी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से खून निकल के सारी बॉडी में जाना होता है, तो इसमें खून पूरा आएगा नहीं, ठीक है, आएगा नहीं तो निकलेगा भी नहीं, निकलेगा ही नहीं तो हाइपोटेंशन हो, ठीक है। सिंपल न्यूमोथोरैक्स इन, अगर पेशेंट का न्यूमोथोरैक्स है और उसके अंदर अब हमने उस पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहना है कि बढ़ तो नहीं रहा, ये जो दो न्यूमोथोरैक्स हैं टेंशन और ओपन, इनको तो फौरी तौर पर ट्रीट करना ना, फौरी तौर से सुई मारनी है,
जबकि इसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि देखेंगे बढ़ तो नहीं रहा। ठीक है। अच्छा जी, एब्डोमिनल ट्रॉमा। एब्डोमिनल ट्रॉमा जो होता है ना, वो यूजली इतना ज़्यादा वो नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, डेंजरस। नहीं नहीं, डेंजरस तो हमेशा हो रहा। यह है कि वो ज़्यादा ट्रॉमा हो तो हमें मसला होता है। अब ट्रॉमा दो तरह का होता है। अगर कोई चीज़ खुबी है, वो तो सुई भी आपका बेड़ा गर्क काट सकती है। लेकिन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पेट पे मुक्का लगा और आपको कुछ भी ना हो। देखो, डिपेंड करता है किस जगह पे लगा है। मेरे लिवर पे लगा तो लिवर डैमेज होगा, स्प्लीन पे लगा स्प्लीन डैमेज होगी, सेंटर में लगा पेंक्रियाज जाएगा, बैक पे लगा आपकी लंबर स्पाइन, लंबर के साथ आपका किडनीज पड़े हुए किडनी जुड़ जाएंगे। तो डिपेंड करता है लोकेशन पे। अब क्योंकि पेट भी बहुत बड़ी कैविटी है, इसमें भी हम लोग इमीडिएटली बता नहीं सकते थे कहाँ पे ट्रॉमा है, कहाँ पे ट्रॉमा है। कोई एक पेशेंट जो एक्सीडेंट होता गया है, उसको पता नहीं कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं। ठीक है। तो इंजरी दो तरह की होती है, ब्लंट और पेनिट्रेटिंग। ब्लंट मीन्स के पेशेंट को मोटर व्हीकल इंजरी हुई है, या उसको गोली लगी है, या चाकू को बोया, किसी भी चाकू मारा है। ठीक है। तो सॉलिड ऑर्गन कौन से होते हैं, हमारे लिवर, स्प्लीन, किडनीज। इनकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। जबकि हालो विस्कस इंजरीज जो है, इनके अंदर क्या होगा, ये परफोरेट होंगे, परफोरेट होने के साथ इनमें से जो गंद बुला निकलेगा, तो पेरिटोनियम में पेरिटोनाइटिस होगा कुछ। समझ लगी कॉन्सेप्ट, समझ लगा। तो सोलर ऑर्गन फटेगा तो ब्लीडिंग होगी, हाइपोटेंशन में पेशेंट जाएगा। तो हम लोग क्या करते होते हैं, फास्ट स्कैन करवाते होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये अल्ट्रासाउंड है, ट्रॉमा के लिए पेशेंट्स के अंदर हम लोग करवाते हैं। तो क्या काम करता है, हमें हमारे पेट में फ्लूइड देखेगा। ट्रॉमा के अंदर पेट के अंदर फ्लूइड जो आया हुआ है, ब्लड ही होगा। ठीक है। तो पेशेंट स्टेबल होता है, सीटी स्कैन करीब भी जो आ सकते हैं तो डेफिनेटली देखने के लिए के अंदर कोई मसला तो नहीं हुआ है। तो बड़ी दफा हम लोग डीपीएल करते हैं। डीपीएल क्या चीज़ होती है कि पेट फूल रहा है, हम सुई मारते हैं, मार के देख लेते हैं अंदर फ्लूइड का नहीं। अगर अंदर ब्लड से सुई भर गई है तो फौरन इंडिकेशन बन जाती है, इसको खोलो। फिर जिन लोगों का एक ही काम है ना, खोल के देख लो। ठीक है। तो इंडिकेशन क्या होती है कि उसको खोल के देखने की, कि पेशेंट अनस्टेबल हो रहा है, यानी ब्लड प्रेशर उसका डिक्रीज हो रहा है, ब्लड पल्स उसकी रैपिड हो रही है, छुरी लगी है, और साथ पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो गया। पेरिटोनाइटिस से कैसे पता चलेगा, पेट पे हाथ लगाएंगे दर्द होगा, टेंडरनेस स्टार्ट हो गई है। ठीक है। एक्सरे करवा के देखेंगे, वहां पे हमें एयर नजर आ रही है, हमें, हम लोगों ने एयर नदी डायफ्राम पड़ी थी। ये ट्रॉमा का पेशेंट है, इस तरह के हमें इसका एब्डोमिनल एक्सरे इस तरह का नजर आ रहा है, एयर नदी डायफ्राम नजर आ रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ के अंदर एयर कंटेनिंग विजरा रप्चर हुआ है। ठीक है। या कोई विजरा बाहर आ गया, छुरी लगी, अंदर आप बाहर आ गई, समझ गया नहीं। वो ना, वो स्टेज नंबर देख रहा था, वो कहता है कि दो, कहता है, कोटू था, कोटू को कहता कि अपने ढिड ते जलेबियां रख के खा रहा। कहते एकदम उठ के देखा तो रोला पाता कि मेरी को अंदर कट गया। देखिए। जलेबी वो हम्म। दिया ना। ठीक है। तो ये इंडिकेशन है लेप्रोटमी की, कि पेशेंट की कोई ऑर्गन बाहर बाहर आ गया। ठीक है। तो इन सारी कंडीशन का हम क्या काम करेंगे, लेप्रोटमी करेंगे। लेप्रोटमी का क्या मकसद होगा, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, उस विजरा को रिपेयर करना। ठीक है। और इन्फेक्शन को होकर विजरा रिपेयर नहीं होगा, इन्फेक्शन कभी भी कंट्रोल नहीं। खोलेंगे नहीं, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, पेशेंट होता जाए। इस वजह से सर्जरी वालों की सबसे इंपॉर्टेंट जो इमरजेंसी होती है वो ट्रॉमा होती है। सर्जिकल इमरजेंसी में मेन ट्रॉमा ही होता है ना। एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज जो होती है ना, वो, उनकी जो इंजरीज हैं ज़्यादातर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। फ्रैक्चर हो गया, छोटा मोटा कट हो गया। ठीक है। लेकिन कुछ इंजरीज हो भी सकती हैं लाइफ थ्रेट, लाइक फीमर का फ्रैक्चर हो गया, थाई एड्डी मोटी लोगों की मन मन नहीं तो लगता है कि वो इतनी मोटी टांग का, तो उसके अंदर 1.5 लीटर फ्लूइड, ब्लड इकट्ठा हो गया। ठीक है। तो पेल्विक फ्रैक्चर और फीमर फ्रैक्चर, ये दो जो हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग आपको करवा सकते हैं। ठीक है। और क्या हो सकता है कि ट्रॉमा हुआ था, और ट्रॉमा की वजह से टांग जो है उसमें प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो गया, कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम मैंने आपको सिखाया था, इट्स लाइक अ ब्लड प्रेशर कफ।
वो कफ जब इंक्रीज होगा तो आपकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी, ब्लड प्रेशर कंप्रोमाइज होगी तो पेशेंट को क्या होगा, वहाँ पे पेन में इजाफा हो जाएगा, सुइयां चुभेंगी। ठीक है, तो उस पेशेंट को फिर फौरी तौर पे क्या करवाएंगे, उसकी फेशियोटमी करेंगे। वेस्कुलर इंजरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग टांग के अंदर जो ब्लड वेसल है, फेमोरल आर्टरी टूट गई, डेंजरस काम है। और स्पेशली जिसमें मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर फ्रैक्चर हो तो फ्रैक्चर को हम लोग जब ट्रीट करते हैं ना, तो पहले फ्रैक्चर को फिक्स करते हैं, फिर बाद में ब्लड वेसल को फिक्स करते हैं। क्यों, अगर फ्रैक्चर हिल रहा होगा ना, तो जो हमने इतनी मेहनत से वो ग्राफ्ट बनाया है ना, हमने आर्टरी को जोड़ा आपस में, वो उखड़ जाएगा। ये स्टेप 2 में बात पूछते होते हैं, फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो वेस्कुलर इंजरी को फौरी तौर पर पहचानना जरूरी है। ओपन फ्रैक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, अब हड्डी टूटी है, तोड़ के स्किन तोड़ के बाहर आ गई है, बाहर आई है तो बाहर पत्नी पेशेंट गटर में गिरा है, किसी नाले में गिरा है, आसपास कितनी मिट्टी थी, कितना गंद बुला साथ जुड़ गया उससे, तो उसको फिर मैसिवली इरिगेट करना है, उसको डिब्राइट करना है। क्योंकि अगर हम उसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन इतना बड़ा होता है कि हमारे टीचर कहते होते थे कि जो ओस्टियोमाइलाइटिस है लोगों के घर पे करवा देता होता है, इतनी लंबी एंटीबायोटिक नहीं पड़ती है। ठीक है, तो फ्रैक्चर प्रिंसिपल क्या क्या है, स्प्रिंट बिफोर ट्रांसपोर्ट, डू नॉट रिड्यूस डिसलोकेशंस विदाउट एक्सरे, न्यूरोवास्कुलर एग्जामिनेशन। अच्छा, फिर एक सिनेरियो होता है जिसको कहते हैं फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म किस कंडीशन में होता है कि जब फ्रैक्चर होगा ना लंबा, स्पेशली फीमर का फ्रैक्चर, उससे होगा क्या कि हमारा जो बोन होती है उसके अंदर बोन मैरो होता है, वो हड्डी का गूदा नहीं, वो आप लोग खाते होते हैं जो बड़े शौक से। अगर शादी से लड़ाई होगी, हड्डियां च गूदा नहीं है बस, ऐसा करके लड़ाई हो तो वो सारी ताकत वाली शादी दिखती नहीं सानू हैं। तो वो जो हड्डी का गूदा वो फैट है, उसके छोटे छोटे टुकड़े उठ के ब्लड में गए, जो ब्लड है वो गया डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा तो क्या होगा, यूसिनोफिलिक रिएक्शन, ब्लड के अंदर यूसिनोफिल काउंट रेज होगा, यूसिनोफिल काउंट रेज होगा और छोटी पूरी बॉडी पर रैश बनेगी। तो फ्रैक्चर की हिस्ट्री हो, रैश हो, यूसिनोफिल काउंट रेज हो, दिस इज कॉल्ड फैट एम्बोलिज्म। और साथ जब ये क्लॉट लंग्स में जाएंगे तो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा। ठीक है, तो फैट एम्बोलिज्म इज ए फीचर ऑफ, किसका फीचर है, फ्रैक्चर का, किसी भी फ्रैक्चर का। ठीक है, फिर मोटे मोटे पॉइंट्स बर्न्स के, बर्न्स में से भी 1 से 2 सवाल लगाना हर इम्तिहान में आते हैं। बर्न्स को बर्न सेंटर भी अलग अलग हमें हमारे पड़े थे, और बर्न्स किस किस वजह से हो सकते हैं, थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इनहेलेशन, रेडिएशन। ठीक है, थर्मल मींस आग के साथ हुआ, सबसे कॉमन यही है। केमिकल मींस कोई तेजाब गिर गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ये भी बड़ी बुरी चीज है। अब इलेक्ट्रिकल बर्न से क्या मुराद है, पॉजिटिव नेगेटिव का पता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कनेक्ट होते हैं तो दरम्यान में करंट गुजरता है। अगर हमने पॉजिटिव पकड़ लिया है और हमने हमारी जो जमीन है, हमने कोई जूता नहीं पहना हुआ था या जमीन फर्श गीला था, तो क्या हुआ, वो नेगेटिव का काम करेगा। तो क्या होगा, आपकी बॉडी में से करंट गुजरेगा, होगा क्या, एंट्री वुंड होता है, एग्जिट वुंड होता है। बर्न के पेशेंट जो है, करंट के साथ ये काम होता है, एंट्री पे वुंड बनता है और एग्जिट वुंड बनता है। फिर करंट निकला भी तो है किसी पास। ठीक है, जैसे जिस पेशेंट को करंट लगा हो उसमें, उसके मरने की सबसे बड़ी वजह, जो वजह क्या होती है, अरिथमिया होना, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, हार्ट एकदम रुक जाता है। ठीक है, तब करंट लगने जब अगर बर्न वगैरह होगा तो तो दूसरा होता है रेब्डोमाइलिसिस, शेक करती है बॉडी वायलेंटली, तो मसल्स टूटते हैं, मसल्स टूटने की वजह से रेब्डोमाइलिसिस होता है, रीनल फेलियर होता है। तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक के साथ ये 3 4 सवाल आएंगे। एक तो एंट्री वुड एग्जिट वुंड बर्न का, नंबर 1, नंबर 2 अन्यवा शेकिंग हुई बॉडी की, रेब्डोमाइलिसिस हुआ, रेब्डोमाइलिसिस हमने कल पढ़ा था तफसील से। तीसरा,
पेशेंट को करंट की वजह से हार्ट का कंडक्शन सिस्टम अफेक्ट हुआ, अरिथमिया हुआ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ। ठीक है, तो तो ये कहते आप हैं लोग कि जब बात याद रखते हैं। कहते हैं कि अप्लायंसेस को राइट हैंड से वो करो। उन्होंने सर ने बताया था कि ये हार्ट दूसरी साइड होता है ना, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। करंट जितनी स्पीड ना गुजरता ना, टाइम तुमको नहीं मिलता। अब राइट हैंड से करो या लेफ्ट हैंड से करो, करंट जब लगना है लग गया तो फिर वो उसने छोड़ना नहीं है। ये किस तरह लगता है? बिम्स। ये बड़ी साइंस है यार। राइट साइड से करेंगे तो आपको ज्यादा इस मौका साइड मिलेगा। से डायरेक्ट हार्ट पे वो होता है ना, यार ये लेफ्ट। पता नहीं है, मैं इस चीज को बाकी अपना। बिजली की कितनी स्पीड होती है? काफी ज्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ तुम्हारी लाइट से। बॉडी कितनी बड़ी है? यहाँ को यहाँ का कितना फर्क, कितना फासला है? कितना फर्क है, कितने सेंटीमीटर का? इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ठीक है, तो स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल है ना, हाई वोल्टेज तारे, सिंपल वोल्टेज से भी हो सकता है करंट। हम सबको किसी भी किसी पे पड़ा हुआ हो, थोड़ा बहुत करंट तो पड़ जाता है ना। लेकिन जो खुदा ना खास्ता मारने वाली चीज है, ये है हमारी हाई वोल्टेज तारे। ट्रांसफर। कभी जो हाई वोल्टेज तारे जो 66 kV के नीचे से भी गुजरो ना, तारों में से की आवाज आ रही होती है भैंस की आंख। हाथ वाला को वो मगर कहते ने दो की कहते ने दोनों भी खींच लेती है। आपने सुना हुआ ना ऐसी बात? बहुत। लेकिन इस वजह से इनसे दूर ही रहना चाहिए, वो दूर से भी खींच देती है। ठीक है, तो क्या क्या होंगे इसके साथ? टिश्यू डिस्ट्रक्शन, अरिथमियास, माइक्रोबेंजूरिया, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है, ये आपको वही इलेक्ट्रिकल बर्न के साथ ये वाले क्वेश्चन आए। इनहेलेशन, इनहेलेशन से क्या मतलब? जिस बिल्डिंग में बंदा फंस गया तो धुआं में फंस गया, ये धुआं फेफड़ों में गया, फेफड़े सारे धुएं से भर गए। फेफड़े को तो का काम था, ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको साफ हवा चाहिए थी। एक तो धुआं खुद उनको निमोनाइटस करवाएगा, और दूसरा धुएं के अंदर ढेर सारे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सारी हमारी सैचुरेशन का बेड़ा गर्क हो गया। तो दो तरह की चीजों सर ये बिल्डिंग्स में आग जो लगती है, की। जैसे कराची में इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ, ये क्या होता है मतलब? अक्सर अक्सर लोग जलते तो नहीं है, लेकिन ये होता है कि बंद बिल्डिंग में होते हैं तो वो धुआं सारा होता है। यही मसला होता है, इनहेलेशन इंजरी। मैंने मैकेनिज्म समझाया ना। धुआं अंदर गया, धुएं के अंदर क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोल था। तो लंग्स को तो का क्या काम है? हमारे लंग्स का ऑक्सीजन अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। अब बाहर से एयर ही ऐसी मिली है जो उसके अंदर ऑक्सीजन तो थी ही नहीं। अल्टर स्टेट में चले जाएंगे। वो पेशेंट बेहोश होगा, ब्रेन को ब्लड सप्लाई का खत्म हुई, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, ब्रेंडन। ब्रेन डेड हो गया। आपने कभी अक्सर बात सुना होगा कि कमरे में हीटर, सर्दी बहुत ही, हीटर चलाया कि सो गए, सुबह मुर्दा पाए गए। जैसे ये होता होता है, मरीज के अंदर होता है कि बाहर ठंड बहुत है, हीटर चला गड्डी का के हीटर चला दिया, तो गाड़ी में फोत हो गई। क्यों है? कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड पॉइजन। तो कोल की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, सैचुरेशन ड्रॉप होने की वजह से ये सारे मसले मसाले हो सकते हैं। ठीक है, तो अपर एयरवे एडिमा, लोअर एयरवे इंजरीज, फेशियल बर्न्स, नेजल हेयर का जलना, ये सारे शो कर सकते थे बच्चों को इनहेलेशन इंजरी हुई है। रेडिएशंस, रेडियोथेरेपी, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, इनसे भी बच्चों को बर्न हो जाते होते हैं कई लोगों को। अब वो एलन डोनाल्ड होता था ना, वो इतनी बड़ी बड़ी लगाते होते थे। पाकिस्तान में आते थे ना वो उनके साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, सन ब्लॉक भी है। वो सन ब्लॉक लगाते होते थे ढेर सारा। अब नहीं लगाते, वो आदी हो गए बार बार आके। लगाते हैं बैक और पीएसएल आके रहे हैं, आप खेल रहे हैं ट्रांसपेरेंट आके। होते हैं। अब ट्रांसपेरेंट आ गया, हाँ हो सकता है, ये हो सकता है कि वो चेंज हो गया हो, मुझे नहीं पता इस चीज का। ठीक है, अब बर्न की वजह से पेशेंट को लोकल एरिया में मसला हो सकता है, और सिस्टेमिक मसला हो सकता है। लोकल मसला मीन्स को एरिया जलेगा, कोagulate होगा, वहां पे ब्लड इकट्ठा होगा, जलने वाली चीजें होंगी सारी, बर्न वाली। ठीक है, और सिस्टेमिक रिस्पॉन्स, जब स्किन खत्म हो गई, अन्यथा फ्लू लॉस होगा। ठीक है, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हाइपोवोलेमिया में पेशेंट जाएगा। अन्यथा
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। जब फ्लूइड लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डेफिनेटली साथ होगा पेशेंट को। ठीक है। और दूसरा है पिपिलरी लीक। बर्न की वजह से विजुअलाइजेशन होती है। जैसे गर्मी में हम लोग जाएं तो हमारे हाथों पे पसीना ज्यादा आता है। अगर स्किन ऊपर से खत्म हो जाए, सारा कुछ लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है। किडनीज में क्या होगा? हाइपोवोलेमिया ड्यू टू डिहाइड्रेशन। बर्न के पेशेंट्स के अंदर हाइपर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से इन पेशेंट्स को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ज्यादा इनको फूड रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इनकी बॉडी कैटाबॉलिज्म में चली जाती है, अपने आप को खाना शुरू कर देती है। ठीक है। पेशेंट इम्यूनो स्ट्रेस हो जाता है। इस वजह से हमारी जो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? स्किन। स्किन हमें कितनी चीजों से बचा रही है। स्किन ही नहीं होगी तो हर तरह का गंदा इन्फेक्शन आपको आते लगेगा। ठीक है। बॉडी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। SIRS, ऐसे मैंने आपको सिखाया था क्या चीज होती है। चार चीजें होती हैं। सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और TLC काउंट। चार में से दो चीजें पॉजिटिव हो तो उसको कहते हैं SIRS। तो ऐसे इसकी इंपॉर्टेंट काज इज बर्न्स आल्सो, इन्फ्लेमेशन आल्सो। ठीक है। बर्न के अंदर शॉक जो होता है हाइपोवोलेमिया की वजह से भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। वजह आपको मैंने बता दी। विजुअलाइजेशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड फैल गया, ब्लड लॉस हुआ, हाइपोवोलेमिया। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर आप लोगों के डिग्रीज ऑफ बर्न आता होता है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस, और आगे से आपको मसल बोन भी नजर आ रही। ठीक है। तो इसको मैं आपको कैसे सिखाऊंगा आप लोगों को। ये भी आएगा था फिर ये आता है इम्तिहान, इसमें से लाजमी आता है डिग्री ऑफ बर्न्स। परसेंटेज भी फर्स्ट डिग्री सेकंड परसेंटेज वाला। ये आता है इम्तिहान में, बहुत ज्यादा कॉमनली आता है। अक्सर का तो आपने देखा होगा कि आपका ना वो हो गया, इस्त्री लगी, एक आंवला बना, एक दो दिन में ठीक हो गया। ठीक है। फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या हुआ था? सुपरफिशियल सुपरफिशियल रहा रहा एपिडर्मिस के ऊपर रहा। सेकंड डिग्री में क्या होगा? उससे थोड़ा सा नीचे चला गया, डर्मिस भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है। थर्ड डिग्री में क्या हुआ कि उससे नीचे और चला गया, आगे जो फैट वाला पोर्शन था वो भी इन्वॉल्व हो गया। फोर्थ डिग्री में क्या हुआ कि ऊपर से सारा कुछ जल गया, नीचे से बोन्स मसल्स निकल आए। ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा। सिनेरियो में दिया होगा कि कौन सा एरिया इन्वॉल्व है और कौन सी डिग्री का बर्न है, ये आप लोगों को इम्तिहान में देते हो। पेरेंट्स से पूछते हैं, ठीक पेरेंट्स है। का। अपीयरेंस में मैंने लिख दिया इसके अंदर के जो होगा रेड एंड ड्राई, वो सुपरफिशियल होगा। जिसके अंदर आपका ब्लिस्टर बना है, साथ पेल है, वैक्सी है, वो पार्शियल थिकनेस होगा। और जो लेदरी है वो थर्ड डिग्री होगा। ठीक है। पेन कहाँ तक होती है? सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस के अंदर होती है, उसके आगे पेन खत्म हो जाती है। क्यों? क्यों खत्म होती है? वो हमारे पेन के जो फाइबर्स है वही जल गए। ठीक है। नोजल रिसेप्टर खत्म हो गया, रिसेप्टर खत्म हो गया तो उसके नीचे फिर यानी कि बर्न में इजाफा हो। ठीक है। तो ये इस टेबल को बैठ के 10 मिनट देना कि मैंने मुझे सिनेरियो में दिया हुआ हो तो मैंने उसको कैसे पहचानना है। ठीक है। पार्शियल के दो तरह का होता है, सुपरफिशियल एंड डीप। इसमें डर्मिस इन्वॉल्व है, इसके अंदर रेटिकुलर डर्मिस इन्वॉल्व है। पेपिलरी और रेटिकुलर डर्मिस का फर्क है इन दोनों में। ठीक है। एपिडर्मिस, पेपिलोडर्मिस, रेटिकुलोडर्मिस, एंटायर डर्मिस और नीचे मसल एंड बोन। घर में सर पेन फील होगा, उसमें नीचे नहीं होगा। एपिडर्मिस तक पेन होगा, डर्मिस तक, डर्मिस में भी सुपरफिशियल एरिया तक, और डीप एरिया में पेन फील नहीं होता। ठीक है। तो जितना डिग्री ज्यादा होगी उतना ही डेंजरस बर्न होगा। ठीक है। तो इस पेशेंट को एम्पुटेशन की, रिकंस्ट्रक्शन की ज्यादा जरूरत होगी। ये वाले पेशेंट खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। बर्न के अंदर ना अननिवार्य इन्फ्लेमेशन होती है, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को स्कार बहुत बनता है। सबसे बुरा स्कार बर्न लोगों को बना, बम में लोगों के अक्सर का इशारों पे लोग नजर आ जाते हैं मांगते हुए।
हम्म, जले हुए। हम्म। ठीक है, तो जिन लोगों के इलाकों में जंग लगी हो, अल्लाह ताला माफ करे। हम लोग दूर से कह रहे हैं ना। सर मैनेजमेंट इसकी हाइड्रेशन। मैनेजमेंट इसकी फ्रूट फ्रूट फ्रूट। हम लोग बर्न का एरिया निकालते होते हैं। ठीक है, तो बर्न का एरिया बड़ा अच्छा उसमें दिया हुआ है कि प्लान के अंदर बड़ी अच्छी तस्वीर बनी हुई है। बर्न एरिया कैलकुलेशन। ठीक है, ये एरिया कैलकुलेशन बाज का आ जाती है, बाज का दी होती है, बाज का आ जाती है। पूरा सर जो है 9 है। फ्रंट ऑफ द चेस्ट भी 9 है, बैक ऑफ द चेस्ट भी 9 है, फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन भी 9 है, बैक ऑफ द एब्डोमेन भी 9 है। पूरी टांग का 9% है। दूसरी टांग फ्रंट, यानी कि दोनों टांगे जो है 36% हो गए। ठीक है, ये मेरा और ये मेरा। आगे पीछे से 36 ये हो गया। ठीक है, बाजू जो है पूरा पूरा, एक बाजू पूरा 9 है। तो 9 टाइम्स 9 आता होता है ये। तो ये रूल ऑफ 9 इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसकी बेस पे हम लोग निकाल लेते हैं कि पेशेंट को कितना बर्न हुआ है। ठीक है, वो बर्न क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम लोगों ने इस बर्न की बेस, इस एरिया की बेस पे हम लोगों ने पेशेंट को फ्लूइड देना हो। ठीक है, वो फ्लूइड देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पार्कलैंड फार्मूला। ये पार्कलैंड फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला क्या होता है? 4 ml इंटू वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, इसका जो हाफ फ्लूइड है हमने 8 घंटे में देना है, उसका हाफ नेक्स्ट 16 आवर्स में देना है। आप लोगों ने बैठ के सरफेस एरिया निकाल के फर्स्ट किया, पेशेंट को 20% बर्न है। 70 किलो का बनता है। ठीक है, तो कितना वेट कितना बना? 4 जब वेट, 7 चुका 28। 2800। 2800 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 2.5 दूनी 56, 56 दूनी 11,200। इतने ही बन रहा है ना? इसे पट्टा तस्लीम करेंगे, चार पट्टा सॉरी सॉरी, जरब साफ कर देंगे। नहीं 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 नहीं, बटा बुटा कोई नहीं है। परसेंटेज है ना, रेड का फर्स्ट प्लस। किया ये है ना, 70 केजी का बनता है, सॉरी इसमें 70 आ गया। 20%, 20 सरफेस एरिया लॉस है उसका, और उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें। 280 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो कितना जवाब आता है? 5600। 5600 5600 हमने देना है 24 आवर्स के अंदर। उसका जो 250। 2800 जो है पहले 8 घंटे में देना है, और 2800 इस तरह आप लोगों को ना डिफरेंट एरिया बर्न का दे के तो कहेंगे निकाल के दिखाओ कितना है। ठीक है, इन पेशेंट में हम देते क्या होते हैं? फ्लूइड देते होते हैं, बेसिकली नॉर्मल स्टाइल देते हैं। निकल लैक्टेट स्पेशली देना है। अ, अगर पेशेंट को वो है, हाइपोटेंशन है, तो नॉर्मल स्टाइल देना है। तो फ्लूइड ऑफ चॉइस रिंकल लैक्टेट ज्यादा बेहतर है इसमें ऑप्शन। ठीक है, तो बर्न के पेशेंट के में लिंकर लैक्टेट। बर्न का पेशेंट आए आपके पास, जो जैसा हम लोगों ने सब सारी एमरजेंसी के पेशेंट में एयर ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ठीक है, क्यों? बेहोशी की हालत में निकाले अंदर से बाहर। इनहेलेशन इंजरी। अब ये फ्लूइड इतनी जल्दी मारेगा नहीं उसको, जितना उसका एयर में मारे। 100% ऑक्सीजन लगा देनी है फौरन। ठीक है, स्ट्राइडर आ रहा है, फेशियल एडिमा है, फौरी तौर पे एयर पे पास करना है। 100% ऑक्सीजन लगानी। ठीक है, और साथ ही इसकी 2 IV लाइन ले लेनी है। ठीक है, देखना है कि पेशेंट अल्टर स्टेट में तो नहीं जा रहा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है इस पेशेंट को। उसे कपड़े उतार देने हैं। देखना है कि कहाँ कहाँ पे से जला है। ठीक है, एक्सपोजर एंड डिसेबिलिटी। तो ABCD अप्रोच, बर्न भी तो ट्रॉमा ही है ना। ठीक है, तो बर्न के अंदर इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। वुंड केयर में आपकी क्लीनिंग, डिब्राइडमेंट, टॉपिकल एजेंट्स, ड्रेसिंग, और अगेन फिर ड्रेसिंग और एस्कार। एस्कार का एक नुकसान होता है बड़ी दफा, जब अगर बाजू पे ये फर्ज के यहाँ पे स्कार बना है, उस स्कार ने दबाना शुरू कर दिया, वो दबाते दबाते क्या काम करेगा, यहाँ पे आर्टरी को दबाना शुरू कर देगा, अगला अगला हिस्सा सूखना शुरू हो जाएगा। तो इस स्कार को काटना पड़ा।
रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज को कहते हैं। ओके। ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। आई इसमें से जो हम लोगों ने आज टॉपिक्स पढ़े हैं ना, डेफिनेटली इसमें 6 से 7 MCQs आएंगे। डेफिनेटली। फिर आप लोगों ने बैठ के इसको ना 2 घंटे देने हैं। मैंने आप लोगों को इसके अंदर लिखा भी बहुत ज्यादा हुआ है। मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा भी बहुत सारी बातें बोली हैं। ठीक है, तो आज कोशिश करो कि ये सारी बातें अपने हाथ से लिखो। इस सारे को अपने हाथ से गुजारो एक दफा। 2 घंटे लगा के इसको अपने हाथ से खुद गुजार दो। ठीक है।